नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, चुनावों से पहले बीजेपी के पैरों तले जमीन खिसकती जा रही है। मोदी की कोशिश बीजेपी को तीसरी बार सत्ता में लाने की है, लेकिन इस वक्त आलम ऐसा है कि जो कुछ बीजेपी ने हथियाया है वो भी हाथ से जाता हुआ दिख रहा है। ताजा मिसाल आज का सुप्रीम कोर्ट का चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर आया हुआ फैसला है, जिसके बाद चंडीगढ़ का मेयर पद अब बीजेपी के हाथ से निकल गया है और आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार को सुप्रीम कोर्ट ने मेयर नियुक्त कर दिया है। पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह को अवमानना का दोषी माना गया है और उनके ऊपर अब धारा 340 के तहत मुकदमा चलेगा। यानी चंडीगढ़ में मेयर पद के लिए जो चालाकी बीजेपी ने की थी उसमें उसे मात मिली है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर राहुल गांधी ने आज बड़ा हमला मोदी पर किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया तुरंत, और ट्वीट में क्या कुछ लिखा है देखिए। लिख रहे हैं राहुल गांधी, लोकतंत्र की हत्या की भाजपाई साजिश में मसीह सिर्फ मोहरा है। जी, लोकतंत्र की हत्या की भाजपाई साजिश में मसीह यानी अनिल मसीह सिर्फ मोहरा है, पीछे मोदी का चेहरा है, ये कह रहे हैं राहुल गांधी। कुल मिलाकर चंडीगढ़ में लोकतंत्र के साथ हुए खिलवाड़ की पोल आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुल गई है और बीजेपी का चेहरा बेनकाब हो गया है। और इसी तरह बिहार में जिस चालाकी से बीजेपी ने दोबारा सत्ता हासिल की वो भी कब तक रहेगी वो कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार से मिले धोखे की बात याद दिलाते हुए तेजस्वी यादव अब जनता के बीच उसका विश्वास हासिल करने पहुंच गए हैं। वहीं राहुल गांधी की उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा जारी है। कल राहुल गांधी अमेठी में थे, जो उनका संसदीय क्षेत्र था। पिछली दफा वहां से वो हार गए थे, स्मृति ईरानी जीती थी। और आज राहुल गांधी सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली होते हुए लखनऊ पहुंच गए। वैसे अब सोनिया गांधी रायबरेली से लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। अब सोनिया गांधी राजस्थान से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हो गई हैं। आज ही ये खबर आई कि सोनिया गांधी राज्यसभा सांसद बन गई हैं अब राजस्थान से। लेकिन अमेठी और रायबरेली से गांधी परिवार का गहरा नाता है और कोई यहां से सांसद रहे या ना रहे, यहां के लोग उन्हें अपना परिवार मानते हैं। ये बात राहुल के दौरे पर एक बार फिर आज दिख गई। आज राहुल गांधी ने रायबरेली में लोगों के बीच पहुंचकर क्या कुछ कहा है, जरा सुन लेते हैं। लगातार राहुल गांधी युवाओं को टारगेट कर रहे हैं, युवाओं को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। उनकी बातों और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं 73%, 73% जो जनता है उसको अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करते हुए राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं रायबरेली में। इनके जो मालिक हैं, अरबपति हैं, ये किसानों की कभी बात, बैठो, ये किसानों की कभी बात नहीं करेंगे। ये दलितों की, पिछड़ों की कभी बात नहीं करेंगे। ये अपने अखबार में ऐसा कभी नहीं दिखाएंगे। ये हिंदुस्तान का भविष्य है, ये है, इसको देखो अच्छी तरह। पेपर लीक, बेरोजगारी, महंगाई, ये आपका भविष्य है। और दूसरी तरफ 24 घंटा आपका ध्यान इधर उधर करते रहते हैं, इधर देखो उधर देखो। भाइयों और बहनों, आपकी 73% आबादी है। क्रांतिकारी कदम लेना है आपको। मैं बता देता हूं क्या है। जाति जनगणना, सबसे पहले आपको पता लगाना है आपकी आबादी कितनी। उसके बाद इस देश का जो धन है किसके हाथों में, वो आपको पता लगाना है। आपको सुबह उठना है, कहना है भारत माता का कितना धन मेरे जेब में आया। अदानी उठता है सुबह और कहता है आज मैंने सोचना है, मैंने देखना है सोने की चिड़िया का कितना पैसा मेरे जेब में आया। यही सवाल आप सबको अपने आप से हर रोज पूछना पड़ेगा। जब तक आप ये सवाल नहीं पूछोगे तब तक आप लोग प्रगति नहीं कर सकते हो। आपका 24 घंटा बेवकूफ बनाया जाता है। 24 घंटा। ये मौर्य जी खड़े हैं। मौर्य जी, आपको डरना नहीं है। आपको जाति जनगणना के लिए लड़ना है। जाति जनगणना से आपकी आबादी के बारे में पता लगेगा। जाति जनगणना से आपको पता लगेगा
कि देश के बड़ी कंपनियों में आपके लोग कितने हैं, मीडिया में कितने लोग हैं, ये सब पता लगे। तो सुन रहे हैं आप राहुल गांधी यहां जान फूंकते हुए युवाओं के बीच और ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड कास्ट के बीच उनकी बात करते हुए दूसरे तमाम इस मसले को यहां उठाते हुए जो सामाजिक सरोकार के मुद्दे बन सकते हैं। वैसे इससे पहले आज राहुल गांधी को सुल्तानपुर कोर्ट भी जाना पड़ा, जहां अमित शाह पर 2018 में राहुल गांधी ने एक टिप्पणी की थी और उस टिप्पणी के लिए उन पर मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया था। लेकिन राहुल गांधी, ये कोर्ट का नजारा जहां राहुल गांधी पहुंचे थे, लेकिन राहुल गांधी को इसमें जमानत मिल गई और यह भी बीजेपी के लिए झटका ही है दोस्तों, क्योंकि बीजेपी की कोशिश तो किसी भी तरह राहुल गांधी को आगे बढ़ने से रोकने की है। उधर असम से भी सीबीआई ने 23 तारीख को, इसी महीने की 23 तारीख को पूछताछ के लिए राहुल गांधी समेत कई कांग्रेस नेताओं को समन भेजा है। यह समन उस घटना के सिलसिले में है जब न्याय यात्रा के दौरान गुवाहाटी में बैरिकेडिंग को कांग्रेसियों ने हटा दिया था, याद है ना? वहां बहुत बवाल मचा था, लाठीचार्ज तक, और तमाम तस्वीरें हम आप तक लाइव पहुंचाए थे। मतलब साफ है कि राहुल गांधी के आगे बीजेपी जब बार बार लाचार महसूस करती है तो फिर पुलिस और मुकदमों का सहारा लेती है। और दूसरी तरफ बीजेपी के लिए राहुल की तरह ही अब तेजस्वी यादव भी चुनौती बनते जा रहे हैं। अपनी जन विश्वास यात्रा पर निकले तेजस्वी यादव नीतीश कुमार और बीजेपी दोनों की पोल जनता के सामने खोल रहे हैं। मुजफ्फरपुर में तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी के लोग तोड़ने का काम करते हैं जबकि हम जोड़ने का काम करते हैं। तो उधर शिवहर की जनता से आशीर्वाद मांगते हुए उन्हें निमंत्रण तक दे दिया तेजस्वी यादव ने। आइए जरा सुन लेते हैं, देख लेते हैं। देखिए क्या जबरदस्त भीड़ है तेजस्वी यादव के, जोश भरते हुए राहुल की तरह यहां तेजस्वी यादव भी, देखिए जरा। कुछ लोग हो जाएगा। तो इसलिए आप सब लोगों को हम हो सकता है कि 3 या 4 तारीख को बुलाएं, तो आप लोग जरूर आइएगा। तो आप सब लोगों का आशीर्वाद है ना? जन विश्वास है कि नहीं? चलिए आपका लाभ होने लगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शिवहर की जनता जिंदाबाद, शिवहर की जनता जिंदाबाद, भाजपा भगाओ, जोर से आवाज आना चाहिए पीछे पीछे से, भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक बात आपको गौर करनी होगी दोस्तों, यहां पे तेजस्वी यादव की सभा में युवाओं की भीड़ कितनी है और राहुल गांधी की सभा में भी युवाओं की भीड़ कितनी है। दोनों की सभाओं में युवाओं का जन सैलाब यहां कह सकते हैं। तो तेजस्वी यादव बिहार में बीजेपी के लिए परेशानी खड़ी कर रहे हैं और आज उधर पश्चिम बंगाल में एक सिख पुलिस अधिकारी के साथ जिस तरह का सलूक हुआ वो तेजस्वी और राहुल गांधी की बातों को सही साबित करता है। आइए उस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को दिखाना चाहता हूं। देखिए क्या कुछ हो रहा है पश्चिम बंगाल में। I will take action on this. Yes, क्योंकि मैंने टर्बन पहना है तो आप लोग ये बोल रहे हैं। अगर मैंने टर्बन ना पहना तो आप मुझे बोलते खालिस्तानी। मैंने पुलिस बोला, पुलिस को बोलिए। आप मेरे रिलीजन पर नहीं बोल सकते। आपके रिलीजन पर नहीं बोल रहा मैं, आप मेरे रिलीजन पर नहीं बोल सकते। क्यों बोला खालिस्तानी? उन्होंने बोला अभी वीडियो में नहीं। आपके रिलीजन पे कुछ बोला किसी ने? मेरे रिलीजन पे क्यों बोला?
आप चाटुकारी तो करते हैं, मोदी करते हैं, पुलिस चाटुकारी तो करता है। You are commenting on the religion. Nobody is making any comments on religion. Only you are making. तो देखा आपने, अपनी ड्यूटी करने पहुंचे एक पुलिस अधिकारी को उनकी पगड़ी के कारण बीजेपी के लोगों ने खालिस्तानी कह दिया। अभी किसान आंदोलित हैं, आप जानते हैं, और उन्हें भी खालिस्तानी कहा जा रहा है। आप याद कीजिए कि पहले किसान आंदोलन में, जो किसान आंदोलन पार्ट 1 था, उस दौरान भी किसानों को खालिस्तानी कहा गया था। यानी जो बीजेपी के आगे सिर न झुकाए, उनकी हां में हां न मिलाए, उसे बीजेपी आतंकवादी करार देती है, खालिस्तानी करार देती है। दरअसल मोदी के कपड़ों से पहचानने का जो मंत्र अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने दिया था, ये उसी का असर है कि एक अधिकारी की वर्दी न देखकर उसकी पगड़ी के आधार पर उसे खालिस्तानी कहा गया है। बीजेपी की इस पहचान का उजागर होना उसे चुनावों में बड़ा झटका दे सकता है दोस्तों, क्योंकि एक तरफ मोदी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं और दूसरी तरफ उनकी दी गई सीख पर बीजेपी कार्यकर्ता नफरत से भरा भेदभाव करते हैं। और राहुल गांधी इसी अन्याय को दूर करने की मांग अपनी न्याय यात्रा में करते जा रहे हैं। वहीं अब किसान भी अपने लिए न्याय की आवाज को तेज करने का फैसला ले चुके हैं। आपको बता दूं कि किसानों के साथ चौथे दौर की वार्ता में भी सरकार कोई भरोसा उन्हें नहीं दे पाई, तो अब किसानों ने दिल्ली कूच को आगे बढ़ाने का ऐलान किया है। साथ ही किसान नेता सरवन सिंह पद्धेर ने केंद्र से एक दिवसीय संसद सत्र बुलाने और एमएसपी गारंटी पर कानून लाने का आग्रह किया है। किसानों के रुख से जाहिर है कि उन्हें आगे बढ़ने से तभी रोका जा सकता है जब सरकार एमएसपी पर किए अपने वादे को पूरा करे। हालांकि सरकार ने हमेशा वादा खिलाफी ही की है। राहुल गांधी ने इस मसले पर भी आज सुबह सुबह एक ट्वीट किया है। जरा उस ट्वीट को देख लेते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं किसानों के मसले पे राहुल गांधी और क्या कुछ कह रहे हैं एमएसपी पे। देखिए, ट्वीट में लिख रहे हैं राहुल गांधी, जब से कांग्रेस ने एमएसपी की कानूनी गारंटी देने का संकल्प लिया है, तब से मोदी के प्रचार तंत्र और मित्र मीडिया ने एमएसपी पर झूठ की झड़ी लगा दी है। झूठ, पहला झूठ क्या है? एमएसपी की गारंटी, कानूनी गारंटी दे पाना भारत सरकार के बजट में संभव नहीं है, यह झूठ है। सच क्या है वो बता रहे हैं कि क्रिसिल के अनुसार 2022 और 23 में किसान को एमएसपी देने में सरकार पर 21,000 करोड़ का अतिरिक्त भार आता, तो जो कुल बजट का मात्र 0.4% है। कुल बजट का मात्र 0.4% है, जो 21,000 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा भार आता बजट पे 2022-23 में किसान अगर दे देते तो। जिस देश में 14 लाख करोड़ के बैंक लोन माफ कर दिए गए हों, 1,80,000 करोड़ कॉर्पोरेट टैक्स में छूट दी गई हो, वहां किसान पर थोड़ा सा खर्च भी इनकी आंखों को क्यों खटक रहा है? एमएसपी की गारंटी से कृषि में निवेश बढ़ेगा, ग्रामीण भारत में डिमांड बढ़ेगी और किसान को अलग अलग किस्म की फसलें उगाने का भरोसा भी मिलेगा, जो देश की समृद्धि की गारंटी है। जो एमएसपी पर भ्रम फैला रहे हैं वो डॉक्टर स्वामीनाथन और उनके सपनों का अपमान कर रहे हैं। एमएसपी की गारंटी से बीजेपी का किसान बजट पर बोझ नहीं बल्कि जीडीपी ग्रोथ का सूत्रधार बनेगा। यानी कि एमएसपी की गारंटी से भारत का जो किसान है वो बजट पर बोझ नहीं बनेगा, बल्कि भारत की जो जीडीपी है उसके ग्रोथ का, उसमें बढ़ोतरी का सूत्रधार बनेगा। यह ट्वीट राहुल गांधी ने सुबह सुबह इसी एमएसपी पर किया है। राहुल गांधी ने इस ट्वीट में मीडिया के झूठ और सरकार के धोखे की पोल खोलते हुए बताया है कि किस तरह एमएसपी से बजट में भार नहीं बढ़ेगा, बल्कि किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और देश को फायदा होगा, जीडीपी ग्रोथ मिलेगा। राहुल आंकड़ों और तथ्यों के साथ अपनी बात रख रहे हैं, जबकि मोदी अब भी हवाई किले बांधने में लगे हुए हैं। आपको बता दूं, जरा सा मोदी जी की बात भी कर ले यहां पे। आज मोदी जी जम्मू कश्मीर में चिनाव रेलवे ब्रिज का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे हुए थे और मोदी ने वहां पर आर्टिकल 370 पर बनी एक फिल्म का प्रचार भी कर दिया। आर्टिकल 370 पर बनी हुई एक फिल्म का प्रचार करते हुए मोदी जी ने क्या कुछ कहा है उसकी बात उसके तह में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन कश्मीर फाइल्स फिल्म आपने देखी होगी, नहीं देखी होगी तो मत देखिए, कोई जरूरत नहीं है। केरला स्टोरीज ये भी मत देखिए, जरूरत नहीं है। इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि इसका प्रचार मोदी जी करते हुए नजर आए थे और ऐसे ही इस दोनों फिल्मों का प्रचार उन्होंने किया था। केरला स्टोरीज का प्रचार तो उन्होंने कर्नाटका इलेक्शन के समय किया था और
आज 370 आर्टिकल 370 का वो प्रचार कर रहे हैं, वो फिल्म जो अभी तक रिलीज भी नहीं हुई है। मोदी ने फिल्म नहीं देखी होगी, ये पक्का है, लेकिन दावा कर दिया कि इसमें सच जो है वो जनता के सामने आएगा, कश्मीर का सच सामने आएगा। अब सवाल यह है कि देश को सच बताने का काम सरकार का है या यह जिम्मा फिल्मों पर छोड़ दिया गया है। मोदी जी ने फिल्मों पे छोड़ दिया कि हमारा देश में क्या सच्चाई है वो आप ये फिल्म देख लीजिए, मैं बता दूंगा, एक भाषण दे दूंगा और फिल्म जाके देख लेना और मजे से रहना, गुडी गुडी सब जगह। फिल्म के प्रचार के साथ साथ मोदी ने आज आर्टिकल 370 जैसे कश्मीर के लिए संवेदनशील विषय को भी अपनी चुनावी जीत से जोड़ दिया और फिर से बीजेपी को 370 और एनडीए को 400 पार सीटों का दावा किया, जैसा वो पहले कर चुके हैं। संसद में भाषण देते हुए आपने देख लिया। तो मोदी के इन दावों में न कहीं चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हुई धांधली को लेकर शर्मिंदगी का भाव दिखा और न ही लोकतंत्र को लेकर कोई चिंता दिखाई दी। मोदी अपने हर भाषण में केवल बीजेपी की जीत की चिंता करते दिखाई दे रहे हैं, वहीं राहुल गांधी लोगों के हक और उनके न्याय की चिंता करने के लिए सड़कों पर हैं। तो आइए दोस्तों, आज न्यूज पॉइंट में बात करेंगे कि क्या राहुल की यात्रा का दिखने लगा है बीजेपी पर असर? क्या चुनावों से पहले एक के बाद एक मिल रहे झटकों से बिखर जाएगी बीजेपी? क्या खिसक रही है बीजेपी की जमीन? जैसा सुप्रीम कोर्ट से आज फरमान फैसला आया है, उसके बाद कुछ तो कहा ही जा सकता है। आखिर मोदी जी को क्यों कृष्ण और सुदामा की कहानी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट को कल जोड़ना पड़ा था? यह भी एक बड़ा सवाल है। आइए, और दूसरी तरफ एक पुलिस अधिकारी को बीजेपी के कार्यकर्ता उसकी पगड़ी देखकर खालिस्तानी कहते हैं। तीसरी तरफ जिस नीतीश कुमार को अपने खेमे में लेके आए, उनके सामने उनका भतीजा खड़ा है और कह रहा है कि हो सकता है कि 3 या 4 तारीख को हम आपको आमंत्रित करेंगे, आइएगा ना। जनता कहती है जरूर आएंगे। ये 3 और 4 मार्च को क्या होने वाला है ये भी देखेंगे। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं। देखिए, इस वक्त हमारे साथ 6 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ डॉक्टर राकेश पाठक जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ डॉक्टर दीपक पाचपोर जी हैं, अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, प्रेम कुमार जी हैं और संजय कुमार सिंह साहब हैं। आप सभी का स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। सीधे प्रेम कुमार जी आपके पास आना चाहता हूं। बहुत कुछ है, बहुत सारी चीजें रख दिया हूं यहां सामने और उसके जरिए ये बताने समझाने की कोशिश कर रहे हैं इस कार्यक्रम में कि क्या सचमुच खिसक रही है बीजेपी की जमीन, क्योंकि जो चीजें हो रही हैं वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं हो रही हैं। पगड़ी पे कमेंट भी ठीक नहीं है, कपड़े देख के पहचान लेते हैं वाले भाषण के बाद से इस देश में कपड़ों पे खूब बातें होने लगी और उसी का नतीजा यहां साफ दिखाई दे रहा है, जो कुछ अभी बाइट में आप देख रहे थे। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर पर जो कुछ कहा है वो भी आपने देखा। समझना चाहता हूं आपके जरिए कि कैसे देखते हैं आप आज के माहौल में और जो कुछ हो रहा है ये कितना जायज है? शुक्रिया। देखिए, देश में 2 बड़े फैसले आए और 2 बड़ी यात्राएं निकल रही हैं और 2 बड़े फैसले और 2 यात्राओं ने इस हद तक हताश और निराश कर दिया है बीजेपी को कि हर पगड़ी वाला आदमी खालिस्तानी नजर आने लगा है। ये इम्पैक्ट है उन यात्राओं का और सुप्रीम कोर्ट के उन 2 फैसलों का। सुप्रीम कोर्ट के जो 2 फैसले आए, इलेक्टोरल बॉन्ड जिसने असंवैधानिक बॉन्ड को नहीं कहा, असंवैधानिक उस सोच को कहा जो सोच सत्ता में बैठे हुए हुक्मरान के दिमाग में बैठी हुई है। सोच ही असंवैधानिक है जो इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में दिखा है और देश ने उसको भुगता है 5-6 सालों से। देश की सभी सरकारें इस असंवैधानिक सोच के कारण आज खड़ी हैं। दूसरी बात जो चेयरमैन के इलेक्शन में आई, सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दे दिया, बता दिया कि जो चेयरमैन का चुनाव हुआ किस तरीके से जिनके ऊपर चुनाव कराने की जिम्मेदारी होती है उनको ही चुनाव पलटने की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है, ये बता दिया। अब उसके बाद की जो कहानी है, जनता के बीच जानी है, वो काम राजनीतिक दलों का है
और देश के प्रबुद्ध लोगों का है कि आखिर अनिल मसीह को तो अपने व्यक्तिगत फायदे या कुछ लाख कुछ करोड़ रुपए के लिए ही तो इतना नहीं कर रहे होंगे, और कर भी रहे होंगे तो ये सच्चाई कहाँ है। जी। ये चंडीगढ़ का प्रशासन निश्चित तौर पर सीधे गृह मंत्रालय से जुड़ा होता है, और क्या मजाल किसी अनिल मसीह में के बगैर गृह मंत्रालय के पैसे लेकर के भी किसी से ये असंवैधानिक काम करते हैं। पैसा करोड़ों रुपए लेकर के भी वो व्यक्ति नहीं कर सकता वहां बैठकर, जब तक गृह मंत्रालय की आंखें हैं, ये गृह मंत्रालय की पकड़ है। तो जाहिर बात है कि यहां भी जो असंवैधानिक कृत्य हुआ है उसके पीछे भी वो असंवैधानिक सोच वाले लोग, जो हम दो दो की जब जोड़ी लगा रहे हैं तो 2 फैसले, 2 यात्राएं और वहां बैठे 2 लोग, जिनके 2 लोगों के लिए काम कर रहे हैं, जो मैं सारी 2 की जो तुकबंदी लगा रहा हूं, ये जो असंवैधानिक सोच है वो भी उन 2 लोगों की ही उपज है, ये परिणाम है। अब इनके समांतर जो 2 बड़ी यात्राएं हमें दिख रही हैं, वो 2 बड़ी यात्राएं, एक तो राहुल गांधी दूसरी बड़ी यात्राएं हैं, और जिसका इम्पैक्ट आपको दिख रहा है पूर्वोत्तर से लेकर के जहां राहुल गांधी जाते हैं वहां कोई असंवैधानिक कार्य करके उनकी यात्रा को डिस्टर्ब करने की तैयारी हो चुकी होती है, क्योंकि सोच ही उन 2 लोगों में जो ऊपर के हैं असंवैधानिक है। वो असंवैधानिक तरीके से इन राजनीतिक यात्राओं को रोकने का जतन करते हैं, भरसक प्रयत्न करते हैं। और ये राहुल गांधी जब आपने देखा बिहार पहुंचते हैं तो नीतीश कुमार इधर से उधर हो जाते हैं, उत्तर प्रदेश पहुंचते हैं तो उससे पहले कुछ और घटनाएं अंजाम दी जाने लगती हैं कि आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जयंत सिंह इधर से उधर हो जाए, झारखंड जाते हैं तो हेमंत सरकार हिलने डुलने लग जाती है। ये सारी चीजें दिख रही हैं उन 2 असंवैधानिक सोच जहां पनाह ले रही है उनके प्रयास का इन यात्राओं पर। अब राहुल के साथ तेजस्वी जुड़ गए। भाई जब सारथी बने तो देश ने देखा, प्रदेश ने देखा कि राहुल गांधी तो पूरा बिहार पलट देंगे, बिहार की राजनीतिक जो नतीजे है उसको पलट देंगे। उसके बाद सारे लोग वहां सर्वे कर रहे हैं, लेकिन राजीव जी कोई सर्वे वाला ये बताने को तैयार नहीं है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मिल करके जब भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे तो उसके बाद की प्रतिक्रिया क्या है, उसके बाद का सर्वे क्या है, कोई नहीं बताने जा रहा है। लेकिन अभी अगर कोई जयंत चौधरी चले गए तो क्या सर्वे होगा वो बताने के लिए तैयार बैठे लोग। सर्वे कर लो भाई, जिनको सर्वे करना आता है बिहार में जाके पूछ लो, घर घर में हर कोई नीतीश कुमार को थू थू कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी को थू थू कर रहा है। और जो 40 सीटें हैं, ये 8-10 की संख्या भी अगर हम बोल दें तो थोड़े से परिस्थिति का ज्ञान नहीं रहना ही मेरा दोष होगा, जो बीजेपी और जेडीयू को मिलने वाली है। आज के हालात ये है कि 8-10 सीट भी उनको नहीं मिल सकती। अब वो वहां जन विश्वास यात्रा लेकर तेजस्वी निकले हैं, ये दूसरी बड़ी यात्रा है। इस यात्रा में अब MY नहीं, BAAP बाप भी आ गए हैं। माई तो है ही, अब बाप भी आ गया तेजस्वी यादव के साथ, माई बाप सब। और माई का मतलब सबको पता है, मुस्लिम यादव, और बाप का मतलब स्पष्ट कर दिया है कि B का मतलब क्या है और AA का मतलब क्या है, P का मतलब क्या है। बहुजन, अगड़े, आदि आबादी और पुअर, ये उसका पूरा ये है। यानी पूरे जो सत्ता का समीकरण होता है, चुनाव का जो समीकरण होता है, उसके साथ तेजस्वी यादव आ खड़े हुए हैं। वो यात्रा, वो डबल यात्रा का जो मल्टीपल अटैक है बीजेपी पर, वो उनको बेचैन किए हुए हैं। और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से राहुल गांधी, भाई यहां भी डबल आप देखते होंगे, भाषण राहुल गांधी अकेले नहीं देते हैं, एक और होता है साथ में नौजवान, और वो नौजवान मिलके जो डबल, एक माइक और 2 आवाज जो होती है, वो आवाज बताती है कि हम पिछड़े क्यों रह गए, हम
धारा में क्यों नहीं आ सके, हम रोजगार क्यों नहीं पा सके, हमारी दुर्दशा का कारण क्या है। तो ये जो आवाज पूरे देश में गूंज रही है, इसके कारण उनको हर पगड़ी वाला खालिस्तानी नजर आने लगा है। और कपड़े से पहचानने की आदत वाले लोग अब इस हद तक आ पड़े हैं कि आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। श्री राम के नाम पर आस्था का गुणगान करने वाले और उसकी हिफाजत का दम भरने वाले लोग किस तरह से सिख की भावनाओं को आहत कर रहे हैं, ये सबके सामने है। ये इम्पैक्ट है। मुझे तो लगा कि थोड़ा समय जरूर लगा, लेकिन मैं जो डबल के हिसाब से अपनी बात रखने की कोशिश कर रहा था, मुझे लगता है कि पूर्ण विराम देने का समय आ गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बातें यहां कह रहे हैं आप। और कैसे देश की राजनीतिक दिशा जो है और सामाजिक दिशा भी वो बदलती हुई दिखाई दे रही है। जरा आना चाहता हूं डॉक्टर साहब आपके पास, डॉक्टर राकेश पाठक जी आपके पास आना चाहता हूं। जरा आपसे भी समझो कि एक पे एक बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, उन घटनाओं को समेटना यहां जरूरी इस कार्यक्रम में इसलिए चाहता हूं, होना भी चाहिए, क्योंकि देखिए एक तरफ राहुल गांधी असम पहुंचते हैं, असम में उनको रोका जाता है, कांग्रेस जो है वो बैरिकेड हटाने की कोशिश करती है, लाठी चार्ज तक की नौबत आती है, नौबत नहीं बल्कि लाठी चार्ज होता है वहां पे, और उसके बाद सीबीआई जांच का आदेश और समन भेज दिया जाता है राहुल गांधी और कुछ कांग्रेस के नेताओं को, आप आइए 23 तारीख को। लेकिन इस बीच राहुल गांधी का कारवां आगे बढ़ता जा रहा है, उनके साथ साथ बहुत सारी चीजें घूमती चली आ रही हैं। एक बात और जोड़ दूं, शायद हमारे साथी सोच रहे होंगे कि आप कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच क्या कुछ चल रहा है, इस पर आप कुछ क्यों नहीं कह रहे हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। और जो कुछ चल रहा है, जो अभी सुन रहे हैं आप ना, वो सब कुछ ऐसे ही है, उसको खारिज कर दीजिए। अभी भी दोनों पार्टियों के बीच बातचीत चल रही है, और पूर्ण विराम लगा रहा हूं मैं, बातचीत दोनों पार्टियों के बीच उत्तर प्रदेश को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच चल रही है। 2 दिन का इस यात्रा में अभी विश्राम है, कल और परसों, और ये 2 दिन बहुत अहम है, दोनों पार्टियों के बीच चर्चा होगी। और मुरादाबाद में जब ये यात्रा होगी तो आप ये तय मानिए कि उस समय अखिलेश यादव इस यात्रा में शामिल होंगे। ये अंदर की खबर बता रहा हूं, लेकिन अभी तक खबरें यही चल रही हैं कि इंडिया गठबंधन बिखर गया इंडिया गठबंधन। ऐसा नहीं है। केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे परसों एक पार्टी में, एक कार्यक्रम में बैठे हुए थे दोनों। उस कार्यक्रम में मैं भी था, और वहां ये दोनों बता रहे थे कि हम लोगों की बातचीत हो चुकी है। तो ये भी आपको बता रहा हूं, ये तमाम चीजें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो खबरें चल रही हैं वो खबरें वैसी नहीं हैं। ये खबरें इसलिए बताई जा रही हैं क्योंकि इनको मेयर का जो चुनाव उसमें जो धांधली हुई वो खबर नहीं दिखाना है। उनको वो खबर नहीं दिखानी है जिसमें एक पगड़ी वाले सरदार जो पुलिस ऑफिसर है उसको आप खालिस्तानी कह रहे हैं। कौन कह रहा है? तो वो बीजेपी का कार्यकर्ता कह रहा है। ये खबर नहीं दिखानी, इसलिए उनको खबर दिखानी है इंडिया गठबंधन में कैसे फूट है। चलिए खैर, आना चाहता हूं डॉक्टर साहब आपके पास, आपसे जरा समझूं कि कैसे आप देखते हैं जो कुछ हो रहा है, जो घटनाक्रम है, इस पर पहली प्रतिक्रिया आपकी। राजीव जी, आज के दिन की सबसे बड़ी खबर मैं मानता हूं सुप्रीम कोर्ट का फैसला। बाकी राजनीतिक चीजें हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने सत्ताधारी दल के मंसूबों पर जिस तरह पानी फेरा है वो इतना महत्वपूर्ण है कि इसका असर हमें लंबे समय तक दिखाई देना चाहिए। इसमें मेरे कुछ प्रश्न अभी बाकी हैं। नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले दिन ही इसे लोकतंत्र की हत्या कहा था। तो सवाल यह है कि हत्या कहा इतना पर्याप्त नहीं है। हत्या करने वाले को क्या सजा दी जाएगी यह देखना है अभी देश को। दूसरा मेरा सवाल यह है कि जिसने हत्या की, और यह सुप्रीम कोर्ट का शब्द है, मैं बिल्कुल एक शब्द भी अपनी तरफ से नहीं जोड़ रहा हूं, जिसने लोकतंत्र की हत्या की उसे क्या सजा दी जाएगी। दूसरे, उसने हत्या अपनी मर्जी से की या उसे किसी ने सुपारी दी, क्या इसकी पूरी पड़ताल होगी? बाकायदा थाने में लॉकअप में कोई पूछताछ होगी कि तुम्हें किसने कहा था कि लोकतंत्र की हत्या कर दो? इन बैलेट पेपर्स को नल एंड वॉइड खराब करके उनको विकृत करके किसी एक को जिता दो, ये आखिर किसने कहा था? और राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में एक सरनेम दिया है, मालूम नहीं किसका सरनेम है, हमारे देश के प्रधानमंत्री का सरनेम भी वही है, पर वो मोदी के सरनेम को लेकर तो कानून बहुत सख्त हो जाता है, सजाएं हो जाती हैं। हो सकता है राहुल गांधी ने इसीलिए आगे नाम न लिखा हो, मालूम नहीं किसका नाम है वो, किसका सरनेम है। लेकिन ये पूरा देश जानता है कि वो जो मसीह थे उसका मसीहा कौन है।
आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए एक खतरे की घंटी भी है। एक तरफ बहुत सारे लोग इस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, दूसरी तरफ मतपत्रों से चुनाव में भी इस तरह से किया जा सकता है। तो कहीं इसके पीछे एक चीज और तो नहीं छुपी है कि देश और समाज को यह बताया जाए कि आप लोग बैलेट पेपर की बात कर रहे हैं तो उससे चुनाव की बात कर रहे हैं, उसमें भी गड़बड़ी हो सकती है, इसलिए बेहतर है ईवीएम मशीन से ही चुनाव कराया जाए। तो हमें अभी अगले कुछ दिनों तक ये जरूर देखना है कि संबंधित व्यक्ति जिसने लोकतंत्र की हत्या की, सुप्रीम कोर्ट ने उसे लोकतंत्र का हत्यारा कहा, हारे हुए प्रत्याशी को मेयर बना दिया, इस पर क्या कार्रवाई आगे होती है। दूसरा, जिन लोगों ने वो किया, उस दिन चुनाव परिणाम निकले तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी जेपी नड्डा, बीजेपी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल बीजेपी फॉर इंडिया, इन सबने जो कुछ लिखा था चंडीगढ़ के महापौर की कुर्सी जीतने पर, हड़पने पर, क्या ये लोग माफी मांगेंगे? अब सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद तो डॉक्टर साहब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से तो कोई फैसला आएगा नहीं कि एक से कोई बोलेगा कि नहीं चंद्रचूड़ साहब का फैसला ठीक नहीं है। तो कम से कम इस अंतिम फैसले के बाद क्या भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बात के लिए खेद प्रकट करेंगे, माफी मांगेंगे कि उन्होंने लोकतंत्र की हत्या का जश्न मनाया था, बधाई दी थी, जबकि उन्हें सब कुछ मालूम था कैसे परिणाम निकला है। अब आते हैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्राओं पर। प्रेम जी ने बहुत अच्छे से विस्तार से उसका विश्लेषण किया है। ये जो भीड़ दिखाई दे रही है, इसमें बहुत अच्छी बात आपने कही, युवाओं का जो प्रतिशत है वो बहुत ज्यादा है। धीरे धीरे अब देश का जो जनमानस है, देश के युवा है, वो समझने लगे हैं कि उनके मुद्दों की बात कौन कर रहा है। राहुल गांधी कर रहे हैं, तेजस्वी यादव कर रहे हैं, अखिलेश यादव कर रहे हैं। यही चुनौती इतनी बलवती होती जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी अपना मनोबल खोती जा रही है। उसकी बौखलाहट बता रही है कि वो जिसके कंधे पर भारत का राज्य चिन्ह लगा है, 2 अशोक लगे हुए हैं जिसके कंधे पर, आप उसे खालिस्तानी बता रहे हैं सिर्फ इसलिए कि उसके सर पर एक पगड़ी है किसी धर्म विशेष की पहचान वाली। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये जो विचार है, इसकी गंगोत्री तो 7 लोक कल्याण मार्ग, जिन्होंने देश के नागरिकों के बीच भेदभाव के लिए कपड़ों से पहचाने की बात कही थी, तो वो गंगोत्री वहां से चलकर पश्चिम बंगाल तक पहुंच के जो नाला बनती है, उसकी बजबजाहट हमने अभी उसकी बदबू देखी कि एक ईमानदार अफसर जो अपना फर्ज अदा कर रहा है उससे खालिस्तानी कहा जा रहा है। कुल मिलाकर मुझे लग रहा है कि इस वक्त जो परिस्थितियां लगातार चल रही हैं, जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड का फैसला भी आप जोड़ लीजिए, ये समय चक्र, काल चक्र आपने एक दिन पहले भी कहा था, वो कुछ घूमना शुरू हो गया है। और इसकी बौखलाहट हमारे माननीय शिखर पुरुष और उनकी पार्टी में दिखाई देना शुरू हो गई है। अंतिम बात, सीटों के बंटवारे को लेकर आपने कहा, हम पहले भी कई बार विमर्श में कह चुके हैं, हम और आप सब, कि ये जो गठबंधन धर्म होता है, इसको निभाने में थोड़े बहुत गतिरोध शुरू में आते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी जैसी तानाशाही वाली तो कोई पार्टी है नहीं कि यहां कोई भी फैसला एक व्यक्ति कर लेता है। पता नहीं किसने ये फैसला कर दिया कि अब उस पार्टी में कोई चुनाव नहीं होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष का। सुई पटक सन्नाटा है राजीव जी। आप कल्पना करके देखिए कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में पार्टी ये फैसला करती है कि अब उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्वाचन नहीं होगा। कितने दिनों तक मुख्यधारा का मीडिया, सोशल मीडिया कांग्रेस पार्टी को तोहमतें भेजती, उसका गला सूख जाता गालियां देते देते, लेकिन शायद 1 मिनट की भी प्रतिक्रिया नहीं हुई कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र समाप्त हो गया। उसने विधिवत घोषणा कर दी कि उसकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव ही नहीं होगा उसकी पार्टी में, और कोई चर्चा नहीं हो रही। तो कुल मिलाकर अब धीरे धीरे देश इन सब विषयों को समझने लगा है। यही कारण है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की सभाओं में इतनी अपार भीड़ जुट रही है। ये भीड़ वोटों में तब्दील होगी कि नहीं, इसके लिए चुनाव तक इंतजार करना पड़ेगा। जी राजीव। हमारे साथी राहुल लाल जी जुड़ गए हैं स्टूडियो में। राहुल जी, आपका स्वागत करता हूं। आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी के पास, लेकिन प्रशांत जी आपके पास आऊं उससे पहले कुछ कमेंटमेंट भी देखता रहता हूं। हमारे साथी लिखते हैं कि यही कमेंटेटर्स, पैनलिस्ट साथी जो हैं वो कहते थे कि कांग्रेस जीतेगी मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में।
उन लोगों के लिए जवाब है एक मेरा, आज ज़रूर देना चाहूँगा, क्योंकि अभी तक मैं कुछ बातें कहता था, नहीं कहता था, चुप हो जाता था। आज जवाब देना चाहता हूँ। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही जवाब है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने जो एक छोटे से 36 वोटों वाले चंडीगढ़ के मेयर चुनाव पे जो फैसला सुनाया है, और उसके पीछे आप जाइए, जिसके बारे में अभी हमारे दोनों साथी कह रहे थे, डॉक्टर साहब बता रहे थे, फिर उनसे पहले प्रेम कुमार जी बता रहे थे कि कैसे लोगों ने, जैसे अभी आप लोग लिख रहे हैं ना दोस्तों, वैसे ही कई लोगों ने ये कहा कि देखो, यही कह रहे थे इंडिया गठबंधन तो पहले ही खत्म, बिखर गया इंडिया गठबंधन, हार हो गई यहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की। किस दम पे आप कह रहे थे? उस चोरी के दम पे, जो चोरी पकड़ी गई। मध्य प्रदेश की चोरी नहीं पकड़ी गई है, छत्तीसगढ़ की चोरी नहीं पकड़ी गई है, राजस्थान की चोरी नहीं पकड़ी गई है, ऐसे ही कई राज्यों की चोरी नहीं पकड़ी गई है। इसलिए आपका सीना चौड़ा है, यह तय मानिए। जिस दिन आपकी वो चोरी पकड़ी जाएगी ना, उस दिन आप चौराहे पे वैसे खड़े होंगे जैसे पाकिस्तान के पीठासीन अधिकारी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कबूलनामा वहां उनका भी आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हां, मैंने ऐसी चोरी की, मैंने 50-50 हजार, 60-60 हजार, 70-70 हजार वोटों के से जीत रहे प्रत्याशियों को हरवाया उनको, और इसलिए आप मुझे जो सजा देना चाहते हैं दे दीजिए, मुझे चौराहे पे ले जाना चाहते हैं ले जाइए। लेकिन उस ईमानदार इंसान ने यह भी कहा, क्योंकि अब वो कबूल रहा है, ईमानदारी की तरफ बढ़ रहा है, बुद्धम शरणम गच्छामि, तो वो कह रहा है कि लेकिन मेरे साथ जो लोग थे उनको भी सजा मिलनी चाहिए। क्या ये कबूलनामा यहां आएगा? बड़ा सवाल है, जरा सोचिएगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, अभी अभी चुनाव बीता है, इसलिए यह बात मैं कह रहा हूं, और उसको जरा जोड़िए चंडीगढ़ मेयर चुनाव से। आना चाहता हूं प्रशांत जी, चंडीगढ़ मेयर चुनाव दिखाइए ना दिखाइए, राजीव जी, हटा दीजिए खबरों से, पर्दा लगा दीजिए, लेकिन फिर भी खबर तो है, आज नहीं तो कल पहुंचेगी जनता तक, पहुंच तो रही है। आम आदमी पार्टी का एक पार्षद आज मेयर बन गया, सुप्रीम कोर्ट ने बनाया। हो सकता है भूपेश बघेल भी बन सकते थे उस समय, हो सकता है कमलनाथ भी बन सकते थे उस समय, हो सकता है अशोक गहलोत भी बन सकते थे, या सचिन पायलट बन सकते थे, दूसरी पारी खेल सकते थे। कौन जानता है कि वहां गड़बड़ियां नहीं हुई। इसी का तो युद्ध है इस देश में। प्रशांत टंडन जी। राजीव जी, लोकतंत्र तो चलता ही संस्थाओं से है, लोकतांत्रिक संस्थाओं से, और सुप्रीम कोर्ट के पास ये पहला मामला नहीं गया था, और शायद ये आखिरी भी नहीं होगा, जो चुनाव की धांधली को लेकर मामला गया था। अदालत किस मामले में क्या फैसला ले सकती है, ले लेती है, ये हमारे आपके बस में नहीं है। जजों का अपना विशेषाधिकार है कि वो किस पे फैसला ले, क्या ले, उनको क्या दिखे क्या ना दिखे। लेकिन 2-3 बातें राजीव जी इस 1 हफ्ते के अंदर हुई हैं। एक, इलेक्टोरल बॉन्ड, और जो इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट को सुप्रीम कोर्ट ने खुद ऐलान कर दिया कि वही मेयर होंगे। ये कोई पीठासीन अधिकारी ने नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने ऐलान कर दिया, नतीजा घोषित कर दिया। वहां पे कुलदीप कुमार इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार थे वहां पे। तो ये जो 2 घटनाएं राजीव जी हुई है, इलेक्टोरल बॉन्ड और चंडीगढ़, इसने मोदी साहब की जो छवि है उसको बुरी तरीके से एक्सपोज कर दिया है। 2 चीजें, एक तो भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचार में उनसे उनके तार साथी सीधे जुड़ते हैं, और दूसरा कि जो मोदी चाहेंगे वही इस देश में होगा, ये अब नहीं हो रहा है। अभी तक होता आया था, अब नहीं हो रहा है। और ये 2 बातें ही इस इलेक्शन को पे एक बड़ा असर डालेंगी। बाकी राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव जो करेंगे वो तो कर ही रहे हैं, या दक्षिण भारत के जो नेता जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं।
उद्धव ठाकरे के बारे में यहाँ खबरें कम आती हैं। उद्धव ठाकरे राजीव जी लगभग पूरे महाराष्ट्र का दौरा कर चुके हैं, उसी तरीके से जैसे तेजस्वी कर रहे बिहार का। बिहार क्योंकि हिंदी पट्टी है तो हमारी आपकी नज़र पर चली जाती है, उद्धव ठाकरे पर नज़र नहीं जाती है। ऐसी इतनी बड़ी बड़ी सभाएं वहां भी हो चुकी हैं। दूसरा जो मामला सिख अधिकारी के गुस्सा होने का है, ये बहुत संवेदनशील मामला है राजीव जी। इसी भेदभाव की वजह से, इसी नजरिए की वजह से हमने पंजाब में बहुत बुरे दिन देखे हैं। एक प्रधानमंत्री भी खोया हमने, तमाम जनरल खोया एक सेना का, बड़े बड़े अधिकारी और बहुत सारे निर्दोष लोगों की जानें गई हैं। और पंजाब में बीजेपी कभी चुनाव नहीं जीत पाती है। आज तक पंजाब में कोई मुख्यमंत्री नहीं बना बीजेपी का। पंजाब की समस्या के बाद कांग्रेस के 5 मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन बीजेपी का एक भी नहीं बना। मुख्यमंत्री छोड़िए, बीजेपी की जो वहां यूनिट है उसका कोई अध्यक्ष कभी भी सिख नहीं बना। तो आप दिल्ली में स्टूडियो में बैठकर सिखों के प्रति या 84 के दंगों का आप नाम लेते हैं बीजेपी के लोग, लेकिन ये जो मानसिकता है यही मानसिकता है कि जो उस पुलिस अधिकारी को उसका आपा खो बैठा, वो उसका सब्र टूट गया कि उसने कहा कि आप, मैं पगड़ी पहने हूं इसलिए आप सिख मुझे खालिस्तानी कहेंगे। यही भाषा किसानों के लिए बीजेपी का समर्थित मीडिया बोलता है। इसी तरीके की भाषा नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए बोली जाती है, इसी तरीके की भाषा देश के दूसरे लोगों के लिए बोली जाती है, मुसलमानों के लिए बोली जाती है। ये जो कपड़ों से पहचानने वाली जो संस्कृति इस देश में आई है, तो मुझे लगता है कि इसका समय जो है वो पूरा हो रहा है। लोग बोलने लगे हैं, अब लोग खामोश नहीं हैं और इंस्टीट्यूशंस जब बोलने लग जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जब ये बोला है तो तमाम और संस्थाओं की जो है वो हिम्मत खुलेगी। अब ये बड़ा सवाल जो है राजीव जी चुनाव आयोग पर जाता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 13 मार्च तक आप लिस्ट जारी करें किन किन लोगों ने चंदे आप दिए, वो चुनाव आयोग उसको कैसे करता है। और जिस तरीके की भाषा और शैली और मुद्दे राहुल गांधी उठा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, मुझे लगता है कि वहाँ की राजनीति को बहुत गहरे और बहुत लंबे समय तक ये बातें प्रभावित करने जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में मंडल आयोग के बाद या पिछले 30 सालों में मल्टीपल पॉलिटिकल फोर्स पैदा हो गई, वोटरों का, सेकुलर वोटरों का बंटवारा हो गया। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश अब उस तरफ बढ़ रहा है कि इन तमाम मल्टीपल फोर्सेस में कमी की जाए, वोटरों का ध्रुवीकरण रुके और इस तरफ जो है उत्तर प्रदेश के कदम मुझे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उत्तर प्रदेश से ही देखिए दिल्ली का रास्ता जाता है, तो उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ होने को है। और एक आखिरी बात यह राजीव जी की सोनिया गांधी राज्यसभा में अपनी पारी शुरू करेंगी, अब निर्विरोध चुन के आ गई हैं। जहाँ तक मुझे ख्याल आ रहा है कि वो शायद पहली गांधी परिवार की सदस्य हैं जो राज्यसभा में आई हैं। बाकी गांधी परिवार के लोग, हाँ, ऊपर की इंदिरा गांधी आ चुकी हैं एक बार। जी, इंदिरा गांधी एक बार आ चुकी हैं जी। और रायबरेली अब उन्होंने छोड़ा है, रायबरेली में कौन का परिवार से आएगा वो भी तय होगा। लेकिन रायबरेली की सीट देखिए लंबे समय तक वहाँ से 3 बार इंदिरा गांधी के पहले 3 बार फिरोज गांधी वहाँ के एमपी थे रायबरेली के। उनकी मौत के बाद एक गैप आता है, उसके बाद इंदिरा गांधी आती हैं। और इंदिरा गांधी ने जब छोड़ा उसको और मेदक के चुनाव में वो गई,
तो उसके बाद भी शीला कौल, अरुण नेहरू वहाँ पे रहे, वो भी गांधी परिवार का हिस्सा थे। तो वो सीट गांधी परिवार की रही है। मेरे ख्याल से वो कोई परिवार का सदस्य वहाँ से जाना चाहिए, अब तक की हिस्ट्री ऐसी बताती है। तो कुल मिला के राजीव जी, ये कि जिस तरीके का माहौल इस देश में बन रहा है वो मोदी जी के लिए चुनौतियां खड़ी कर रहा है, और उनके पास लगातार जो है अपने बचाव के हथियार कम हो रहे हैं। राजीव जी बिल्कुल, बहुत सही कह रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट है। राहुल गांधी इस यात्रा में हैं, अभी 2 दिन का विश्राम है और कल और परसों उसके बाद बहुत कुछ यहां परिवर्तन आप देखेंगे इस यात्रा में भी। और हो सकता है कि इस बीच समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो सीटों के बंटवारे की बात चल रही है वो भी मात्र 3 सीटों पे बात नहीं बन पा रही है, और जिसमें शायद बात अगर बन जाए, एक मुरादाबाद भी है और ये कहने में आ रहा है, सुनने में आ रहा है कि प्रियंका गांधी शायद मुरादाबाद से चुनाव लड़ें, क्योंकि मुरादाबाद उनका ससुराल भी है, आप जानते हैं। तो और जब पिछली दफ़ा चुनाव के समय, विधानसभा चुनाव के समय प्रियंका गांधी जब मुरादाबाद में गई थी और रोड शो उन्होंने किया था तो ज़बरदस्त उनको जन समर्थन मिला था। अब आगे देखते हैं क्या कुछ होता है। कुछ बातें जो चलती हैं, छन छन के आती हैं, वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और ऐसे में रायबरेली की सीट किसके हवाले होगी? क्या वहां से वरुण गांधी इन लोगों के समर्थन से चुनाव लड़ेंगे? ये भी दिलचस्प होगा। राहुल गांधी अमेठी जाएंगे और वरुण गांधी, फिरोज गांधी का आप नाम ले रहे थे, और वरुण गांधी अपने नाम के साथ अपने दादा का नाम लगाते हैं, फिरोज लिखते हैं, तो क्या ये रायबरेली की तरफ जाएंगे? तो उत्तर प्रदेश की जो एक धुंधली तस्वीर अभी आपके सामने रख रहा हूं, यहां से पर्दा जल्दी हटने वाला है, लेकिन यहां से एक दूसरी तस्वीर शुरू होगी जो लोकसभा की तरफ बढ़ती है। लेकिन उससे पहले जो आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ है वो लोकसभा से पहले कहीं ना कहीं मोदी सरकार के लिए बड़ा झटका है। और ये कितना बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि अभी इलेक्टोरल बॉन्ड पे जो फैसला आया है, 6 तारीख तक इलेक्टोरल बॉन्ड पे जितनी जानकारी है, पिछले 6 साल की जानकारी, वो SBI को यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को देना है ECI को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और उसके 1 सप्ताह के अंदर यानी 13 मार्च तक ये पूरा का पूरा ब्यौरा ECI अपनी वेबसाइट पे डालेगा। तो आने वाले, और इसके साथ साथ बहुत सारे और भी फैसले आने हैं, चुनाव से पहले बहुत कुछ होना है। जरा संजय जी आपके पास आना चाहता हूं, फिर इधर हमारे साथ राहुल लाल जी जुड़े हुए हैं, इनके पास भी आऊंगा। संजय जी, कैसे देखते हैं आप आज के इस फैसले का? आने वाले चुनाव पर कितना असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? मैं तो ये कहूंगा कि पाप का घड़ा भर गया है और वो बहने लगा है बाहर। लेकिन चंडीगढ़ में यह भी तथ्य है कि पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। मुझे याद नहीं है कि कितने साल पहले हुआ था, लेकिन पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, और तब वोटों का अंतर 2-3 था, 2-3 वोट ही रद्द किए गए, और वो मामला सुप्रीम कोर्ट में नहीं पहुंचा, या सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई नहीं हुई, लंबित है। मुझे ठीक से याद नहीं है और मैंने आज चेक नहीं किया, रह गया, मुझे चेक कर लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा ही है। तो ये मामला इस बार इसलिए हुआ कि अगर आप बार बार एक ही काम करेंगे तो नहीं चलेगा। तो ये जैसे हम लोग ये अभी अनुमान लगा रहे थे कि किसने कहा होगा ये वो नहीं है। पूरी व्यवस्था जिस तरह से भाजपा का समर्थन करती है उसी तरह से इस बार भी कर दिया। तब 2 वोट से करना था, अब 8 वोट से कर दिया, और उसका नतीजा सुप्रीम कोर्ट पहले भी देख रहा था, अब भी देख रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, अब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है, वो ज्यादा हो रहा है। ये सिर्फ इस मामले में नहीं है, इलेक्ट्रोल बॉन्ड में भी है। जैसे नोटबंदी का मामला था, 370 का मामला, भाई सुनवाई उस समय होता तब ना उसका मजा था। देर से मिला न्याय तो न्याय होता ही नहीं है। नोटबंदी का मामला भी जब देर से सुनवाई शुरू, 2016 के मामले की सुनवाई 2022 में जब शुरू हुई, तो अदालत में ये कहा गया कि ये तो अब एकेडमिक मामला रह गया है, इस पर सुनवाई करने की क्या जरूरत है। तो बताया गया कि नहीं, एकेडमिक भी है तो फिर भी उस पर तय होना चाहिए, संवैधानिकता का भी मामला है, वगैरह वगैरह। तो उसमें सुनवाई हुई और जो कागज, जो फैसला हुआ वो अदालती फाइलों के लिए ही है, उससे कुछ होना जाना नहीं था, क्योंकि नोटबंदी का पूरा फक जो होना था वो सब हो चुका था। और जाहिर है सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कह सकता था कि सरकार ने गलत, मैंने नहीं कहना चाहता होगा, नहीं कहना चाहिए था, वगैरह वगैरह, मैंने, वो मेरी निजी राय है, लेकिन इतने दिनों बाद ये कहने का कोई मतलब नहीं था कि नोटबंदी गलत थी। तो वो नहीं कहा गया और बाकी मामला जैसे तैसे हो गया। लेकिन जब वो बार बार होगा तो सुप्रीम कोर्ट भी कैसे झेलेगा। और उसमें इलेक्ट्रल बॉन्ड का मामला जो है इतने दिन से लटका ही हुआ था। जिस दिन मैंने जब आया था तभी उसमें फैसला हो जाना था, और मैंने अगर गलत है तो आज गलत है तो तब भी गलत था।
और आज अगर हम लोग को दिखाई दे रहा है तो जब आया था तब भी सबको समझ में आ रहा था, और जो लोग जुड़े हैं वो लोग तो जानते ही थे। तो अगर उस पर फैसला इतनी देर से आया है तो वो सिर्फ इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा था कि टालते रहे, अब सरकार ऐसे कर रही है तो करने दो, करने देखते रहे। लेकिन जब वो अति हो गया तो सुप्रीम कोर्ट को फैसला देना पड़ा, और दुर्भाग्य से या बीजेपी के सरकार के दुर्भाग्य से कहिए या देश के भाग्य से कहिए कि ये फैसला चुनाव के ठीक पहले आया। तो ये बीजेपी की चालें हैं जिसका असर अब ये हो रहा है, जिसको वो संभाल नहीं पाए, या जिसको वो ज्यादा उम्मीद में थे कि हमारे फेवर में फैसला आ जाएगा तो पॉजिटिव होगा, वो भी हो सकता है दोनों। तो वो मिसफायर किया है ऐसे भी देख सकते हैं, क्या है पता नहीं, ये तो अंदाजा ही लगाया जा सकता है। लेकिन दोनों मामले से मुझे यही लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो टालने की बहुत कोशिश की और मामला टलता ही रहा। और अब ये जो दो फैसले महत्वपूर्ण एक साथ आए हैं, दोनों बिल्कुल मतलब एकदम, जब ये हो गया कि अब इसको रोका नहीं जा सकता है और दिखाना ही पड़ेगा तभी, क्योंकि 36 वोट में 8 वोट इनवैलिड करने का कोई मतलब नहीं था। और अगर किसी चुनाव अधिकारी को ऐसा मिले ही कि वाकई 8 वोट इनवैलिड करना जरूरी है तो वो दोबारा चुनाव कराने की बात करना चाहिए था, उसको रिजल्ट अनाउंस नहीं करना चाहिए था, मुझे लगता है, वो मेरी राय। तो इस तरह से 36 में 8 वोट को आप रिजेक्ट कर देंगे तो जाहिर है वो बहुत बड़ा मामला है, और इसलिए ये कार्रवाई तो बिल्कुल जायज है। तो इस लाइट में नुकसान तो बीजेपी का हुआ ही है, लेकिन जिस ढंग से मीडिया के लोग और चुनाव अधिकारी जैसे लोग बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, उसमें क्या होगा वो तो रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। तो इसलिए अभी हम लोग कुछ नहीं कह सकते। पब्लिक जो वोट देगी वो तो रिजल्ट निकल के आता ही नहीं है, रिजल्ट तो वो आता है जो चुनाव अधिकारी करवाते हैं। तो चुनाव अधिकारी जब लगे ही हुए हैं और उनको कोई मतलब ही नहीं है, और या वो अपना कर पाते हैं, जो चाहते हैं वो कर पाते हैं, तो रिजल्ट तो वो आएगा जो चुनाव अधिकारी देंगे या चुनाव अधिकारी देना चाहते हैं। तो जहां तक बीजेपी के सपोर्ट की बात है, सपोर्ट क्यों होना चाहिए, मुझे तो कोई कारण ही नजर नहीं आता कि बीजेपी का सपोर्ट क्यों होना चाहिए। लेकिन सपोर्ट के लिए बीजेपी जो काम कर रही है और सरकार जिस लेवल पे काम कर रही है, उसमें यह है कि एक अभी पुस्तक मेले में मुझे एक किताब मिली, इमरजेंसी पे एक किताब 2020 की छपी हुई, 1975 की इमरजेंसी पे अगर 2020 में कोई किताब छपी है तो मेरी उत्सुकता आई कि देखे भाई, तो वो एक पत्रकार की किताब लिखी हुई है और उनको 2020 में ही 2019 के दिसंबर में अनाउंस हुआ था पद्म पुरस्कार देने का, और 2020 में उनकी किताब आई इमरजेंसी पे। तो आप समझ सकते हैं कि पद्म पुरस्कार और इमरजेंसी पे किताब लिखने का रिलेशन है, और काम इस लेवल पे हो रहा है, लोगों को खुश करने का या लोगों से अपने फेवर में काम करवाने का। ऐसे ही एक है, अभी एक पोर्टल पर इफ्को के बारे में खबर छप रही है और कोई एक्शन नहीं हो रहा है, और पोर्टल वाले का कहना है कि हम पर इतना अटैक कराया जा रहा है कि पोर्टल बंद हो जाए। तो मुझे ध्यान आया कि बुक फेयर में किताब उसके फेवर में थी, इफ्को के फेवर में, तो मैंने वो किताब मंगाई आज कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि एक किताब में किसी संस्थान के बारे में खिलाफ खबरें हैं, और वो जब सार्वजनिक हो रही है तो इफ्को के अध्यक्ष वो आरोप लगा रहा है कि हमारा पोर्टल नहीं चलने दे रहे, बंद कराने पे आमादा है। तो दूसरी किताब में क्या है, तो मैंने वो दूसरी किताब मंगाई, आज वो किताब आई है, और इस किताब को खोलते ही मैंने देखा कि अमित शाह के साथ फोटो है। तो अब अगर अमित शाह के साथ फोटो है तो आप समझ सकते हैं कि क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है। तो इस लेवल पे काम चल रहा है कि जहां भी भ्रष्टाचार है वो घूम फिर के बीजेपी के साथ जुड़ जाता है, और जहां जांच हो रही है वहां कुछ निकल नहीं रहा है। तो इस लेवल पे सरकार काम कर रही है। तो ऐसा नहीं है कि जनता को नहीं समझ में आ रहा होगा, जनता को तो सब समझ में आ ही रहा है। वो वोट क्यों देंगे ही नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि देने का कोई कारण है। तो जो बीजेपी का अपना कमिटेड वोटर है वो दे रहा होगा, लेकिन कोई और क्यों देगा। तो बीजेपी के जीतने का मुझे कोई लक्षण नजर नहीं आ रहा, कोई कारण नजर नहीं आ रहा है। लेकिन जो हो रहा है वो गजब का है, साधारण नहीं, बिल्कुल गजब का है, एकदम खुलेआम है, बेशर्मी की हद है, गैर कानूनी, असंवैधानिकता सब कुछ है। तो उसमें अगर ये सब हो रहा है, और हो पा रहा है इसलिए कि लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो अगर लोग सपोर्ट कर रहे हैं जो सक्षम है, जो अच्छे पदों पे है, बड़े महत्वपूर्ण पदों पे है, वैसे लोग अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो ये होगा ही। और जहां तक ये सिख अधिकारी की बात है, बहुत सीरियस मामला है। प्रधानमंत्री को कहना चाहिए, अगर उनके पार्टी के लोग हैं तो पार्टी के लेवल पे, और नहीं तो पब्लिकली भी, कि किसी अधिकारी को ऑन ड्यूटी इस तरह से नहीं कहा जाना चाहिए, और ये बहुत खराब चीज है। लेकिन प्रधानमंत्री ने आज तक 10 साल में कोई ऐसा ट्वीट किया हो, कोई ऐसी टिप्पणी की हो, किसी को कहा हो, किसी को सवियत रहने के लिए कहा हो, एक भी उदाहरण नहीं है। तो प्रधानमंत्री ऐसे ही हैं, और इसके बावजूद जनता के पसंदीदा हैं, तो उसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते। तो ये सब चल रहा है, तो मैं ऐसे देख रहा हूं तो मुझे लगता है
कि बीजेपी को वोट उसका नहीं मिलता है, बीजेपी को वोट कांग्रेस विरोध का मिलता है, और कांग्रेस को जिस ढंग से बदनाम किया गया है उसकी कोई हद नहीं है। अभी एक सज्जन मिले, वो ये कह रहे थे कि कांग्रेस जितनी मजबूत है पिछले 75 साल शासन करके, नरेंद्र मोदी को भी उतना ही मजबूत हो जाना चाहिए और तब वोट कुछ कर पाएंगे। तो अब नरेंद्र मोदी को कांग्रेस जितना मजबूत, मैंने कहा कांग्रेस कैसे मजबूत है? ना उसका कार्यालय है, ना उसके संसद सदस्य हैं, आप कैसे मजबूत मानते हैं? ना उसमें कोई नरेंद्र मोदी जैसा करिश्माई नेता है, लेकिन लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं। राजीव जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए 142 करोड़ का पॉपुलेशन है हमारे देश का, और उसमें बहुत सारी पार्टियां हैं, और कोई अभी कभी आज या कल, कोई आज जीतता है, कोई कल जीतता है। पिछले चुनाव में एक आंधी बह रही थी, राष्ट्रवाद की आंधी, उसके बाद भी मात्र 37% मत के साथ बीजेपी जीत के आई थी, 303 सीटें आई थी। तो इस बार कोई ऐसी राष्ट्रवाद की आंधी नहीं है, लेकिन झटके पे झटके मोदी जी को और उनकी पार्टी को लग रहे हैं। इसके बाद भी अगर कोई ये कहे कि नहीं जी बीजेपी ही जीत के आ रही है, 370 लेके आ रही है, नारों से नारे को जोड़ना, आर्टिकल 370 हटाने से लेके हम 370 लेके आएंगे तक का नारा जोड़ना अगर आप चाहते हैं तो जोड़ लीजिए, जो ख्याली पुलाव बनाना होता है बना लीजिए, लेकिन जो सच्चाई है वो यही है कि आप जैसे प्रेम कुमार जी बता रहे थे, बिहार जाइए और आप पता कर लीजिए पलटी बाबू के पलटी मारने के बाद बिहार की क्या स्थिति है। ऐसे बहुत सारे नमूने मिल जाएंगे। उन नमूनों को अगर सामने रखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि आने वाले समय में चुनाव में क्या कुछ होने वाला है। लेकिन बस एक ही बात है कि सुप्रीम कोर्ट का अगर चाबुक चलता रहा, या उस डर से जो आज हुआ है इसके बाद अगर बीजेपी डर जाए तो बात कुछ और बने, और नहीं तो फिर वही हाल होगा जैसे मध्य प्रदेश से हमारे साथी डॉक्टर राकेश पाठक जी बैठे हुए हैं, लगातार तमाम जगह घूम के आ गए, मध्य प्रदेश के ऊपर नीचे, पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण, सेंट्रल मध्य प्रदेश, सब जगह घूम लिए और परिस्थितियां कुछ और थी, रिजल्ट कुछ और आया। तो सब कुछ है, और यहां कहीं ना कहीं पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है। लेकिन आज का जो ये फैसला है राहुल लाल जी, ये फैसला कितना बड़ा है और इससे लोकतंत्र की मजबूती की कितनी सीख यहां दिखाई देती है, क्या कुछ यहां से आपको दिखता है? क्योंकि सामने चुनाव है और चुनाव को लेकर लोग परेशान हैं। कई बार इस पर बातें होती हैं कि अगर जैसे चुनाव होते रहे हैं और ईवीएम में धांधली की बात होती रही है तो ईवीएम के कारण क्या अगला चुनाव भी बीजेपी जीत जाएगी, इस पर भी सवाल उठते हैं। लेकिन उसमें कितना बड़ा ब्रेक लग सकता है ये और इलेक्टोरल बॉन्ड का फैसला? देखिए चंडीगढ़ को लेके जो सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला दिया है तो वो एक काफ़ी महत्वपूर्ण फैसला है, और उसका प्रभाव 2024 पे क्या आगे के चुनाव पे भी पड़ना तय है। देखिए फैसले में क्या चीज़ देखे, हम पूरे दुनिया ने कैमरे पे देखा कि वोट की लूट किस तरह से होती है। वो कभी तो इस कैमरे में आंख मारते हुए दिख रहे हैं कि उधर बचाते हुए दिख रहे हैं कि उधर से भी नजर ना पड़े, क्रॉस करते हुए, कभी मसीह ना हुए। वो भारतीय जनता पार्टी के मसीहा बनने का भरपूर प्रयास कर दिया उन्होंने, लेकिन सब कुछ ऑन रिकॉर्ड था। और आपको याद होगा कि आपने बड़ी सही चीज़ कहा राजीव जी कि जब उस समय बीजेपी के प्रवक्ताओं के पास होता था तो लोग यही कहते थे, क्योंकि हम लोग लगातार कहते थे कि टीम इंडिया में एक तरह से प्रथम प्रयोग होगा चंडीगढ़ के संदर्भ में, जहां पे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ होगी, और उसके बाद एक बड़ा मुकाबला जहां पे 20 सीटें इनके पास होगी। चंडीगढ़ में वो छोटा चुनाव जरूर है, और हम लोग पहले भी देख रहे थे कि उस चुनाव से भागने का प्रयास बीजेपी कर रही थी। लेकिन बीजेपी अंतिम में ये काम करेगी कि 8-8 लोगों के वोट कैंसिल करके वो चुनाव जीतने का प्रयास करेगी। और सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला चला गया तब भी देखिए भारतीय जनता पार्टी किस हद तक वो निडर हो गई है गलत कामों को करने के लिए। मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन, लेकिन उन्होंने उस बीच में जो है कि आम आदमी पार्टी के 3 पार्षदों का दल बदल करा दिया कि अगर सुप्रीम कोर्ट फिर से चुनाव करा दे तो भी रास्ता खुल जाए। यानी सुप्रीम कोर्ट के में जब ये मामला चल रहा था तब ये मामला भी था, 8 वोटों को कैंसिल तो किया ही गया, साथ ही साथ वहां पे दल बदल भी हो रहा है, वहां पे दल बदल को जबरन कराया जा रहा है। तभी सुप्रीम कोर्ट ने यह चीज कहा कि फिर से दोबारा चुनाव की स्थिति नहीं होगी उस दल बदल को टालने के लिए, और उस दिन जो इलेक्शन हुआ था उसकी फेयर काउंटिंग होगी। यही कारण है कि आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार वहां पे फिर से जीत पाया। तो इसके संदेश स्पष्ट हैं कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए किस प्रकार के हथगंडे का प्रयोग करती है। जो अभी यहां पे सबसे बड़ा मामला है कि अगर 36 वोटों के गिनती में 12 वोट कैंसिल कर दिए गए तो जो इलेक्शन कमीशन के आंकड़े आ रहे हैं कि 97 करोड़ लगभग वोटर होंगे 2024 के लोकसभा चुनाव में, उसमें किस किस प्रकार के हथकंडे अपनाने की प्लानिंग किए जा रहे होंगे। क्योंकि मेयर के चुनाव हारने जीतने से मोदी जी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ना, लेकिन लोकसभा के एक सीटों से उनके सेहत पे फर्क पड़ना है। तो इसलिए इस सवाल को हम लोग गंभीरता के साथ उठा रहे हैं, देश गंभीरता के साथ पूछ रहा है
कि इसका प्रभाव होगा कि नहीं होगा। तो एक तो ये चीज कि बीजेपी निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव में विश्वास नहीं करती है। ये अब तक जो तमाम आरोप लगते थे लेकिन जिसके प्रमाण नहीं होते थे, चंडीगढ़ के संदर्भ में वो बिल्कुल प्रमाण के सामने में राजीव जी यहाँ पे सामने में आ गया। और चूंकि ये पूरा घटनाक्रम, चूंकि इसके जस्ट पहले हम लोगों ने देखा कि जो सुप्रीम कोर्ट के दूसरे फैसले रहे, वो उस मामले में भी जो इलेक्टोरल बॉन्ड के संदर्भ में जो फैसला रहा, हम लोग लगातार सुप्रीम कोर्ट में बहस होती थी और जो महान्यायवादी हैं जो सुप्रीम कोर्ट में सरकार का पक्ष रखते थे वो क्या कुतर्क देते थे कि जनता को क्या मतलब है कि किस पार्टी को कौन कौन जो है कि फंडिंग दे रहा है, जनता जान के क्या करेगी, मतदाता जान के क्या करेगी। अरे लोकतंत्र में जनता ही तो सब कुछ है। और भाई भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) जो उसे हर प्रकार की अभिव्यक्ति व्यक्त करने की अधिकार भी है और हर प्रकार के सूचनाओं को पाने का अधिकार भी है, ये दोनों अधिकार उसमें शामिल है। आप किसी के फंडामेंटल राइट का वायलेशन कैसे कर सकते हैं कि आप लाइए और कहीं से भी किसी से भी आप फंड ले लीजिए आप और जनता को कुछ पता ही नहीं चले। आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के कौन से रिफॉर्म्स के तहत आप उसको लेके आए थे? तो ये देखिए लगातार आप, अगर मैं कहूं कि सुप्रीम कोर्ट में उसको लेके कुतर्क चल रहे थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट को इतना लंबा समय कैसे लग गया ये भी सवालों के दायरे में है, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट देर से आई, दुरुस्त होकर आई। ये दोनों फैसले इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और बीजेपी इसके ऊपर इसका प्रभाव ना पड़े ये काफी असंभव वाली स्थिति है। देखिए कल भी एक फैसला आया राजीव जी, जहां पे हम लोगों ने देखा कि संसदीय विशेषाधिकार का दुरुपयोग एक तरह से पश्चिम बंगाल के लिए हो रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर भी कह दिया कि राजनीतिक गतिविधियों के लिए संसद जो है कि अपने संसदीय विशेषाधिकार का दुरुपयोग नहीं कर सकता। उस मामलों को भी सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से इनकार कर दिया। तो आप हर मामले पे अगर आप संसद में बहुमत हैं तो आप संसदीय विशेषाधिकार का दुरुपयोग कर दीजिए। अभी हम लोगों ने देखा कि संसदीय विशेषाधिकार के दुरुपयोग से राजीव जी महुआ मोइत्रा को किस तरह से जो है कि बाहर का रास्ता उनको देखना पड़ गया। अब लगातार किस तरह से संसद में जो है कि विपक्षी सांसदों को बाहर का रास्ता निकाला जा रहा था। तो लोकतंत्र में, लोकतंत्र की संवैधानिक संस्थाएं जो हमारे संविधान निर्माताओं ने बनाया है उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। अब महत्वपूर्ण भूमिका है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, जिसको आर्टिकल 324 के अंतर्गत समस्त शक्तियां प्रदान की गई है। पूरे दुनिया की रुचि है कि वो किस तल्लीनता के साथ इलेक्टोरल बॉन्ड के फैसले को जमीन पे क्रियान्वित करते हुए निकलेगी। और वो एक चीज जो लगातार आपने भी अपना दिखाया शुरुआत में भी कि जो युवा जोश है, चाहे वो युवा जोश हम लोगों ने देखा बिहार के संदर्भ में, चाहे वो युवा जोश हम लोग उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखे, वो किस तरह से टीम इंडिया के साथ जुड़ी हुई है। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज राहुल गांधी ने जिसको लेके आज खुलासा किया है राजीव जी कि एमएसपी गारंटी को लेके सरकार के बड़े बड़े झूठ को लेके जो उन्होंने बड़ा बड़ा लंबा लंबा ट्वीट किया है, तमाम लोग देखिए इनके साथ युवा नहीं है, बेरोजगार इनके साथ नहीं है, किसानों को आप बेवकूफ बनाने में लगे हुए हैं। ये तमाम लोग हल्ला फैलाते रहते हैं कि अगर हम एमएसपी गारंटी कानून को लागू करेंगे तो हम 10 लाख करोड़ रुपया का खर्च हो जाएगा। 23 फसलों पर सरकार एमएसपी देती है और राहुल गांधी ने कितना स्पष्ट ढंग से क्लियर किया कि वो खर्चे 21,000 करोड़ से ऊपर का नहीं जाएगा। और मैंने आपके यहाँ पे एक आर्टिकल लिखा भी था राजीव जी देशबंधु अखबार के में, और उसमें मैंने विस्तार से बताया था कि ये कैसा बड़ा सा झूठ है। वो लोग 2020 का एक आंकड़ा लेके आ जाते हैं राजीव जी कि 2020 में एमएसपी वाले फसलों का पूरा कीमत अगर जोड़ दिया जाए वो 10 लाख करोड़ का होता है और उस पूरे 10 लाख करोड़ को जोड़ दिया कि ये सरकार के ऊपर खर्च आ जाएगा। अरे कम से कम अभी इस साल ही हम लोग अगर देखें 7 फसलों के ऊपर तो सरकार को वो एमएसपी से ऊपर खुद ही मार्केट प्राइस में जा रहा है। आपको 1 रुपया उसमें खर्च नहीं करना है, बाकी चीजों पे आपको खर्च करना है। उसमें आप इतने सारे जो है कि आप अपनी परेशानियां गिनती करा रहे हैं। लोग बोल रहे हैं कि अगर स्वामीनाथन कमीशन के आधार पर अगर गेहूं पे एमएसपी दे दिया जाए तो बीजेपी के लोग बोलते हैं कि 400 रुपया किलो पहुंच जाएगा आटा का दाम। कितना बड़ा झूठ बोला जा रहा है, जबकि खुद केंद्र सरकार के आंकड़े बताते हैं राजीव जी कि अगर अभी इस समय जो गेहूं का जो एमएसपी मिल रहा है और स्वामीनाथन कमेटी के सिफारिश यानी C2 प्लस 50% के आधार पर भी मिलेगा तो उसके कीमतों में प्रति क्विंटल केवल 353 रुपये की वृद्धि होगी। तो बताइए 400 रुपया किलो का आंकड़ा कहां से लेके आ रहे हैं बीजेपी के लोग। तो किसानों का आपको अन्नदाता को नहीं सुनना है, आप उनको भ्रम में रख रहे हैं, आप युवाओं को भ्रम में रख रहे हैं, सबको भ्रम में रख रहे हैं। और आप अंतिम में आप चाहते हैं कि हम किसी भी तरीके से जोड़ तोड़ करके संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके हम सरकार को जो है कि दाएं से बाएं कर दें और नए सरकार का गठन कर लें। लेकिन चंडीगढ़ के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल असली चेहरा सामने में आया। राहुल गांधी ने बिल्कुल सही बोला है कि वो जो सामने में दिख रहे हैं पीठासीन अधिकारी वो तो एक मोहरा भर है। भारतीय जनता पार्टी कब लेगी उस जो तमाम लोग जो बड़े बड़े दावे कर रहे थे बीजेपी के नेता ट्विटर हैंडल पे कि हम लोगों की जीत हो गई। जीत तो जीत होती है, जीत चाहे किसी भी प्रकार से मिले। हम लोग टीवी डिबेट में जाते थे, वहां पे भी
राजीव जी यही तर्क रखे जाते थे कि जीत तो जीत होती है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिली भी फिर भी बीजेपी जीत गई। अब उनके ट्विटर हैंडल पे बिल्कुल जो है कि सन्नाटा पसरा हुआ है। डिबेट में आप उनसे 100 बार सवाल कर लीजिए, अभी भी पूछ के आ रहा हूं, इस मामले पे एक प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार नहीं कि क्या चंडीगढ़ मामले पे भारतीय जनता पार्टी देश से माफी मांगेगी, ऐसा कोई कदम उठाएगी। वो बिल्कुल एक चुप्पी साधे हुए हैं। लेकिन देश का जो मैसेज गया है इस प्रकरण से, वो मैसेज काफी मजबूत गया है कि अभी भी यहाँ पे संवैधानिक संस्थाएं मजबूत हैं और 2024 के चुनाव में कहीं न कहीं अब जनता भी जागरूक हो रही है इन पूरे मामलों को देख के। अब जनता को भी समझ में आ रहा है कि उनके वोट की चोरी हो सकती है, जनता भी जागरूक हो रही है। और मुझे लग रहा है कि 140 करोड़ की जनता जब जागरूक होगी तो फिर वहां पे लोकतंत्र में कोई गड़बड़ी कर ले, ये बात कोई सोचे भी, वो एक असंभव सी स्थिति है। राजीव जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। लोकतंत्र जो है वो कैसे मजबूत हो, और इस दिशा में अगर चाहे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ही बात हो, फैसले आए, लेकिन फैसला आना चाहिए, बातें होनी चाहिए। आना चाहता हूं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी आपके पास, जरा आपसे भी समझूं। बहुत कुछ अलग अलग चीज़ें चल रही हैं। अभी राहुल गांधी छत्तीसगढ़ से अपनी यात्रा लेकर आगे बढ़े, उत्तर प्रदेश पहुंचे, बिहार होते हुए औरंगाबाद होते हुए उत्तर प्रदेश पहुंचे। उत्तर प्रदेश में जो कुछ चल रहा है वो हम देख ही रहे हैं, और अभी यहाँ से आगे बढ़ेंगे, फिर मध्य प्रदेश भी जाएंगे। लेकिन उससे पहले जो इधर कोर्ट में चल रहा है, क्योंकि लगातार पिछले 10 दिनों से सुप्रीम कोर्ट तहलका मचाए हुए है, आने वाले समय में और भी बहुत कुछ होना है। उस हिसाब से देखिए तो कहाँ कैसे देखते हैं चुनाव को, अगर सामने रखा जाए, लोकसभा चुनाव को सामने रखा जाए, तो क्या कुछ आपको दिखाई देता है? क्या 2019 से आज की तारीख 2024 जो चुनाव है उसको कंपेयर किया जा सकता है? राजू जी देखिए, अगर इस समय पूरे भारत का नक्शा सामने रखकर क्या क्या गतिविधियां हो रही हैं, तो हमको लगता है कि जिस प्रकार से अनुलोम विलोम जैसा जो प्राणायाम होता है वैसा भारतीय जनता पार्टी कर रही है। वो दोनों नाक से इस समय जो सांस ले रही है वो केवल चुनावी सांस ही ले रही है। आप मणिपुर से शुरू कीजिए और दक्षिण तक चले जाइए, हर राज्य में कुछ न कुछ मामला जो है वो सुलझाया जा रहा है। अगर आप मणिपुर की बात करें, उसके आप नीचे आते ही समझते कि पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है। संदेश खाली में जो हो रहा है, संदेश खाली में पूरी कोशिश की जा रही है। वहां पर एक प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि भाई आप इसकी मणिपुर के साथ तुलना मत कीजिए। लेकिन अलग अलग राज्यों में, मैं अगर छत्तीसगढ़ की ही बात करूं तो छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो धर्मांतरण का जो है एक कानून लेकर आने की पूरी तैयारी में है। उसमें यह होगा कि जिसे धर्मांतरण करना है उसे 60 दिन पहले एक फॉर्म भरना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, और मजिस्ट्रेट के सामने उसको बताना पड़ेगा कि मैं धर्मांतरण क्यों कर रहा हूं। अब देखिए, धर्म और अध्यात्म जो है वो इतना व्यक्तिगत मामला है कि कोई मजिस्ट्रेट क्या समझेगा कि मैं क्यों अगर कोई व्यक्ति जो है वो बौद्ध धर्म को अपनाना चाहता है, वो ईसाइयत से प्रभावित होता है, ईसाई धर्म को अपना चाहे, हिंदुत्व से प्रभावित होता है, हिंदुत्व को अपना चाहता है। इसमें मजिस्ट्रेट अगर पूछताछ करेगी तो इससे बड़ी हास्यास्पद बात कुछ नहीं हो सकती। आप चले जाइए जम्मू कश्मीर में जो बात कर रहे हैं मोदी जी, वो केवल चुनाव की ही तैयारी में है। अभी देखिए, एक तरफ वो बता रहे हैं कि देखिए पिछले 70 सालों में बहुत सारे जो सपने थे जम्मू कश्मीर के वो पूरे नहीं हुए, हम करने जा रहे हैं। लेकिन आपको एक आंकड़ा बताता हूं राजीव जी कि यहाँ पर जो है 1989 में लगभग 60,000 परिवार जो है वहां से कश्मीरी ब्राह्मणों को जो है वो उखड़कर चले गए देश के दूसरे हिस्सों में, ज्यादातर दिल्ली में और अलग अलग जगहों पे। 3 साल पहले जो इन्हीं जो शरणार्थी परिवार थे उनमें से 419 परिवारों ने कहा कि हम कश्मीर में जाके वापस बसना चाहते हैं, आप केवल हमें जमीन दे दीजिए, बाकी हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। गृह मंत्रालय ने आज तक उन 419 परिवार के लोगों को कोई जवाब नहीं दिया है। मजेदार बात, इतनी जो बात कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि आप जो फिल्म आ रही है 370 उसे देखिए। आपने सही कहा कि अभी रिलीज ही नहीं हुई तो कहां से देखा जाएगा, लेकिन वो मान के चलने की हमारे फेवर में होगी। 3 साल पहले ही गृह मंत्रालय ने एक आदेश दिया और ये कहा कि राज्य का जो बजट होता है जम्मू कश्मीर का तीनों का मिलाकर, उसमें लगभग 2.5% जो है वो आपको रिफ्यूजियों को वापस बसाने में करना होगा। तो इस हिसाब से लगभग 3,38,000 के आसपास जो है कुछ 3 साल में केंद्र सरकार ने इन्हें दिया था कश्मीर को, उसमें से कुछ नहीं तो कम से कम 8,500 करोड़ जो है वो खर्च होना था विस्थापन के लिए, पुनर्वास के लिए। लेकिन आज तक वो फंड भी कहीं पर भी उसका इस्तेमाल ही नहीं हुआ है। तो आप बताइए कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम जो है कश्मीर को वापस वैसे ही बसा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो है कोई भी काम नहीं हो पा रहे हैं। असली बात यह है कि इस समय छोटे बड़े बहुत सारे मोर्चे पे लड़ाई चल रही है। मेयर का चुनाव है या दूसरे जो अखिलेश और
राहुल गांधी जो है एक साथ मिलकर जो कहा जा रहा है कि मुरादाबाद से एक साथ आगे बढ़ेंगे या जो भी बातें हैं, ये छोटे मोर्चे हैं। देखिए सबसे बड़ी जो लड़ाई है वो लड़ाई राहुल गांधी लड़ रहे हैं, उसको लीड कर रहे हैं। वो मुख्य लड़ाई पे वो डटे हुए हैं। दो मुद्दे वो सामने रख के चल रहे हैं, जो है एक तो जातिगत जनगणना और साथ ही साथ बता रहे हैं कि आपका जो रोजगार छीना जा रहा है, उसके पीछे यही कारण है कि जातिगत जनगणना नहीं हो रही है। और वो बता रहे हैं कि ओबीसी, दलित, पिछड़े, महिलाएं ये सब अगर अपने हकों को मांगना शुरू कर दें तो इस देश की तस्वीर बदल सकती है। मेरे हिसाब से राहुल गांधी इस समय बहुत सही जा रहे हैं, तमाम छोटी छोटी चीजों से बिल्कुल विचलित नहीं हो रहे। यहाँ तक कि उनको 36 घंटे पहले सुल्तानपुर कोर्ट का नोटिस आता है, यात्रा छोड़ते हैं, जाते हैं, अटेंड करते हैं, वापिस यात्रा में फिर शामिल हो जाने वाले हैं। यही लड़ाई का असली तरीका है। लेकिन असली बात अब यह है कि सभी बाकी विपक्षी दलों को भी समझ लेना होगा कि किस प्रकार से आपको भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े होना है। ये बात सही है कि बीजेपी की जमीन खिसक रही है, बशर्ते कि आपको उसको भुनाना आना पड़ेगा। और आप ये सौभाग्य मानिए कि पिछले कुछ 10 सालों में, मोदी के कार्यकाल के 10 सालों में एक इतना मजबूत और जन पक्षधर जो एक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का आपके पास उपलब्ध है। 2024 के अगले कुछ 5, 6, 7 महीने ही उसकी सेवाएं आपके लिए उपलब्ध हैं। आप उनका जितना फायदा उठा सकते हैं उठा लीजिए, लोकतंत्र को मजबूत कर लीजिए। और इस तरीके की जो तमाम चीजें हैं, इस समय बहुत सतर्क है। आप देखिए सुप्रीम कोर्ट संदेश खाली का मैं आपको मुद्दा बताऊं कि संदेश खाली में भी वो गए थे कि आप यहाँ पर सीबीआई की जांच कराइए, तो उन्होंने इनकार कर दिया कि ये विषय जो है संदेश खाली के बारे में बहुत सारे लोगों को शायद ना पता हो, इस बारे में जान ले कि वहां पर जो उनका एक कहना था कि महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो है टीएमसी के खिलाफ वहां आंदोलन कर रही है। तो मणिपुर का संदर्भ लेके गए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि ये मामला जो है सीबीआई की जांच का नहीं है। तो इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट बहुत ही नायाब डिसीजन ले रहा है। अब ये जनता पर निर्भर करेगा और विपक्षी दलों पर निर्भर करेगा कि आप किस तरीके से अपनी जमीन जो है मजबूत करें और भारतीय जनता पार्टी की जमीन को आप खिसकाएं। ये मौका हर तरह की लड़ाइयों का है और हर तरह की एक रणनीति को अपने मजबूत करने का समय है। मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस समय बहुत ही कमजोर जमीन पर खड़ी है, लेकिन आपको उसको खींचना होगा, उस जमीन को उसके नीचे से पूरे के पूरे, तभी कुछ इसका फायदा हो सकता है। राजीव जी, तभी इसका फायदा हो सकता है। मतलब यहां पर सीधा है कि विपक्ष को भी मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत करनी पड़ेगी। राहुल गांधी कर रहे हैं, दूसरे लोग ऐसे देखा जाए तो कर भी रहे हैं। सब लोग, तेजस्वी यादव उधर कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे कर रहे हैं, घूम रहे हैं, अखिलेश यादव भी अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं, केजरीवाल की टीम मेहनत कर रही है। तो मेहनत में कोई कमी नहीं है। बात यह है कि जन जन तक इनकी खबरों को पहुंचा कौन रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। लोगों तक बात पहुंच ही नहीं रही है तो आप यही कहेंगे कि यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा है। जो कुछ हो रहा है मोदी जी कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में जम्मू जाके आज भाषण दिए, वो भाषण आप जन जन तक पहुंचा दिए, लेकिन राहुल गांधी रोज दिन में 2 बार भाषण दे रहे हैं। कितने लोग सुन रहे हैं? हम आप दिखा रहे हैं तो सुन रहे हैं, उसके अलावा कितने जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया, जो टेलीविज़न चैनल्स जिसको कांग्रेस के भी कई लोग बहुत पसंद करते हैं, वही कितना वहाँ दिखवा पाते हैं, ये भी कहना होगा। अमलेंदु उपाध्याय जी, लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट मसला दूसरा है। ये पार्टियों का अपना काम है, लेकिन हम जो कर रहे हैं वो देश के लोकतंत्र को बचाने की बात, और इसमें कैसे मजबूती, और इसके लिए जो मीडिया का काम है वो रोल प्ले कर रहे हैं। अमलेंदु जी, आप कैसे देखते हैं आने वाले चुनाव से पहले जो गतिविधियां चल रही हैं इसको? चुनाव से जो गतिविधियां चल रही हैं, मुझे लगता है कि 2 तरीके की गतिविधियां हैं। एक तो जो राजनीतिक दलों की गतिविधियां हैं वो हैं, दूसरी न्यायपालिका में चल रही गतिविधियां वो हैं। और मुझे लगता है कि दोनों गतिविधियों पे काफी ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है, और दोनों गतिविधियों का एक दूसरे से बहुत कहा जाए कि सीधा संबंध भी है। और दोनों गतिविधियां जो हैं वो आने वाले समय में इस देश का लोकतंत्र का भविष्य भी तय करेंगी, ऐसा लगता है। जिस तरीके की गतिविधियां राजीव जी राजनीति में चल रही हैं वो भी आकर्षित करने वाली हैं, और काफी ज्यादा जो कहा जाए कि उस पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। जिस तरीके से अभी जैसे आपने अपने शुरुआत में कहा कि उत्तर प्रदेश को लेकर के जो कहा जा रहा है कि साहब यहाँ गठबंधन होगा कि नहीं होगा, गठबंधन होगा तो ठीक है और नहीं होगा तो भी ठीक है। जिनको चुनाव में जाना है और जिसको भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चे में रहना है, ये उन राजनीतिक दलों को तय करना है, और उन राजनीतिक दलों को तय करना है जनता को। जनता ने अगर तय कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना है, तो जनता ने यह भी तय कर लिया होगा कि भारतीय जनता पार्टी को हटा के लाना किसको है। तो इसीलिए सारे राजनीतिक दलों का अब जो भी गठबंधन बनेगा या जो भी भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहेंगे, वो सीधे सीधे जनता की अगर
इच्छाओं के अनुरूप चलेंगे तो ठीक है, और ये जनता की इच्छा के अनुरूप नहीं चलेंगे तो जनता सबको रास्ता दिखाएगी। तो ये अब जनता के ऊपर निर्भर करता है। मुझे लगता है कि उससे लोग सबक ले रहे हैं, और प्रेशर पॉलिटिक्स होती है, जाहिर सी बात है कि हर राजनीतिक दल जो है वो ज्यादा अपना हिस्सा लेना चाहता है तो वो लेने की कोशिश करता है। इधर जो आज राजीव जी हुआ है, जिस तरीके से चंडीगढ़ के मेयर के मसले को लेकर के, जाहिर सी बात है कि चंडीगढ़ का मेयर का चुनाव जो है मतलब कोई बड़ा चुनाव नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री अगर मेयर के चुनाव में जा सकते हैं हैदराबाद, तो आप समझ सकते हैं कि चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव भी कितना ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। जब प्रधानमंत्री जो है वो मेयर के चुनाव में, भले ही वो मतलब सीधे सीधे उनकी एंट्री ना हुई हो हैदराबाद के मेयर के चुनाव में, किसी और बहाने से गए हो, लेकिन वो मेयर के चुनाव के बीच में गए, मतलब नगर निगम के चुनाव के बीच में, तो चंडीगढ़ का मेयर का चुनाव भी किस तरीके से महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात जो राहुल गांधी ने कहा कि भाई इस मसीह का मसीहा कौन है, तो उन्होंने तो खैर सीधे सीधे नरेंद्र मोदी का नाम लिया। अब नरेंद्र मोदी है या नहीं है पता नहीं, सब कुछ नरेंद्र मोदी करते हैं भारतीय जनता पार्टी में, या पता नहीं क्या है। हालांकि वो कहते हैं कि वो एक अकेले सब पे भारी हैं, तो वो अपनी पार्टी के लिए कहते हैं वो वहां सबके ऊपर भारी हैं, तो वही सब कुछ करते होंगे। तो हो सकता है चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही देखरेख में संपन्न हो रहा हो, जिस तरीके से हुआ तो हो सकता है। लेकिन जो जिस तरीके से राजीव जी आज झटका एक तरीके से लगा है सुप्रीम कोर्ट के जरिए, ये सिर्फ एक मुझे लगता है पॉलिटिकल ये वो नहीं है निर्णय जो है, ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जिम्मेदारी जो है उसका निर्वहन किया है। जब हमारी न्यायपालिका, हमारी कार्यपालिका और विधायिका जो है अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने में विफल हो रही हो, तो ऐसे समय में संविधान का कोई ना कोई अंग जो है वो फिर अपनी जिम्मेदारी निभाता है और दूसरे की जिम्मेदारियों के क्षेत्र में जाके अतिक्रमण भी एक तरीके से करता है। तो चूंकि हमारी विधायिका, हमारी कार्यपालिका जो है वो फेल होती जा रही है एक व्यक्ति के सामने, और एक व्यक्ति जो है वो हमारी कार्यपालिका और विधायिका से ऊपर होता चला जा रहा है, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि न्यायपालिका को अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ी। तो वो न्यायपालिका ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, लेकिन इसके संदेश राजीव जी दूर दूर तक जाएंगे। और जिस तरीके से चंडीगढ़ के इस मेयर चुनाव के बाद लगातार विपक्ष ये सवाल उठाने लगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी इसी चंडीगढ़ मॉडल के जरिए लोकसभा चुनाव में जाना चाहती है। प्रधानमंत्री जो सीना ठोक करके 370 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, 400 सीटें एनडीए को लाने की बातें कर रहे हैं, तो क्या वो चंडीगढ़ मॉडल के दम पर ही लाने की बातें कर रहे हैं। अब जिस तरीके से कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ करते हैं और बिना उनकी मर्जी के वहां पत्ता भी नहीं हिलता है, तो जाहिर सी बात है कि चंडीगढ़ में भी उन्होंने ही किया होगा। तो अब ये संदेश गया कि निश्चित तौर पे कि प्रधानमंत्री जो है वो एक तरीके से चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव भी देख रहे होंगे। तो ये राजीव जी एक तरीके से कहा जाए भारतीय जनता पार्टी को चोट है या सीधे सीधे प्रधानमंत्री को चोट है, जिस तरीके से समझा जाए। भारतीय जनता पार्टी हालांकि जो है वो कितनी बची है भारतीय जनता पार्टी, वो एक बहस का विषय हो सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री अगर देखते हैं तो ये उसके लिए है, उनके मतलब उनके लिए एक कहा जाएगा। दूसरा, जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री जो थे गए थे कल की धाम में, और जब वहां जाकर उन्होंने भाषण दिया और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने निशाने पे लिया, तो राजीव जी लगता ये है कि शायद प्रधानमंत्री अब ये समझ रहे हैं कि न्यायपालिका की गति जो है वो किस तरफ धीरे धीरे बढ़ रही है। ये समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री इस बात को समझ गए, और प्रधानमंत्री ने कल खुले तौर पर एक तरीके से कहा जाए वो न्यायपालिका के ऊपर तेजी से हमला किया। अब प्रधानमंत्री के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जो है अगर इस तरीके से हमले करेगा न्यायपालिका के ऊपर, और संविधान के तहत जो एक स्वतंत्र जो मतलब अंग है संविधान का, उसके ऊपर अगर प्रधानमंत्री हमला करेगा, प्रधानमंत्री तो संविधान के अंदर कोई स्वतंत्र इकाई नहीं है, प्रधानमंत्री तो विधायिका का हिस्सा है, लेकिन अगर न्यायपालिका के ऊपर प्रधानमंत्री इस तरीके से हमला करेगा तो मुझे लगता है कि ये चीजें जो है ठीक दिशा में नहीं जा रही हैं। तो इसलिए भी हो सकता है प्रधानमंत्री समझ रहे हो कि आगे चीजें किस दिशा में जानी है और जो भी तैयारियां किया जानी है। दूसरी बात यह कि राजीव जी हमारे प्रधानमंत्री के मित्रगण जो है आजकल जो सब कुछ कर रहे हैं, अब पाकिस्तान में जो प्रधानमंत्री के मित्र हैं नवाज शरीफ साहब, उनके भाई साहब शहबाज शरीफ साहब, तो वहां पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है राजीव जी, मुझे लगता है कि बहुत कुछ क्या दूसरे देशों में भी कुछ पहले से तैयारियां की जा रही हैं कि प्रयोग करके देख लिए जाए कि भारत में जो क्या प्रयोग करने हैं तो बाहर प्रयोग करके देख लिया जाए। पाकिस्तान में प्रयोग करके देख लिया गया, ब्राजील में प्रयोग करके देख लिया गया, अमेरिका में ट्रंप साहब उनके मित्र हैं वहां प्रयोग करके देख लिया गया, इजराइल में प्रयोग करके देख लिया गया, तो सब जगह प्रयोग करके देख लिए गए हैं। लेकिन ये है राजीव जी कि प्रधानमंत्री के तमाम मित्रों को जो है कहीं ना कहीं जो है वो मात खानी पड़ रही है इन प्रयोगों के बावजूद। तो अब पाकिस्तान में भी जिस तरीके से चीजें आ गई तो वो भी एक तरह से इशारा कर रही है कि वहां भी प्रधानमंत्री के मित्रों को जो है वो दिक्कतें आना शुरू हो गई हैं वहां देखा जाए। तो क्या वहां से सब लेकर के एक तरीके से कहा जाए कि प्रेरणा लेकर के या वहां सारे प्रयोग करके या वहां के संयोग जो है वो यहाँ प्रयोग दोहराए जाएंगे, ये सब चीजें हो सकती हैं। लेकिन आज जिस तरीके से ये फैसला आया है चंडीगढ़ को लेकर के, इस फैसले ने मुझे लगता है कि काफी कुछ विपक्ष को भी एक तरीके से राहत दी हुई। हालांकि मेरा अपना मानना यह है कि लड़ाई जो है वो चूंकि राजनीतिक लड़ाई है और न्यायपालिका के भरोसे विपक्ष कोई लड़ाई नहीं लड़ सकता,
लेकिन सरकार जिस तरीके से उच्छृंखल होती जा रही है और जिस तरीके से चीजें सब बाहर होती जा रही हैं, एक तरीके से कहा जाए संविधान के दायरे से, ऐसे समय में अगर न्यायपालिका की तरफ से कोई अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी निभाई जाती है तो निश्चित तौर पर लोकतंत्र के लिए एक आशा की किरण है। राजीव जी, बहुत सारी बातें हम कर चुके हैं। अब जरा मैं चाहूँगा आप तमाम साथियों से कि जल्दी जल्दी अपनी बात रखिए क्योंकि अब समय खत्म हो रहा है। सबसे पहले प्रेम कुमार जी, आगे की पॉलिटिकल जो स्थिति है देश की, वो क्या आप देखते हैं? जो कुछ अभी चल रहा है इसके आगे चूंकि चुनाव है, उस लिहाज से पूछना चाहता हूँ। ठीक है ठीक है प्रेम कुमार जी, ठीक है। राजीव जी, एक बात अब जोर शोर से बोली जाएगी, जितने जोर शोर से कही जा रही थी कि 400 पार, अब की बार 400 पार कही जा रही थी, अब कही जाएगी चोरी से 400 पार, चोरी से चुनाव जीतेंगे, चोरी से 400 पार, सीधे सवाल पूछे जाएंगे। अब जनता, अब हमारे पास सबके पास जब क्वेश्चन है 400 पार कैसे भैया, चोरी से 400 पार। अब की बार सुप्रीम कोर्ट नहीं, अब की बार ईवीएम पर हथौड़ा मार, ये भी होगा। क्योंकि अब इस देश में जो बामन मिश्रा जी ने जो आह्वान किया है कि हर बूथ पर हर जो 16 साढ़े 16 लाख बूथ है, हर बूथ पर हम 4 आदमी तय कर देंगे और ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे, चोरी से 400 पार नहीं होने देंगे। ये भावी राजनीति का नजर आ रहा है। अदरवाइज तो ये चोरी से कुछ भी कर सकती हैं। मुझे तो अब यहीं पर अपनी बात टिक रही, मैं संक्षेप में यहीं पर बात खत्म करता हूँ जी। देखते हैं क्योंकि यहाँ से एक तो ईवीएम की लड़ाई भी शुरू हो चुकी है ऑलरेडी और 22 तारीख को बहुत बड़ा प्रोटेस्ट है दिल्ली में। और यहाँ चूंकि आज जो कुछ हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, इलेक्टोरल बॉन्ड को भी किनारे कर दें, लेकिन आज का फैसला बहुत बड़ा फैसला है, चुनाव भले छोटा हो। यहाँ से क्या कुछ आप कैसे देखते हैं? राजीव जी, मैं थोड़ा सा अलग से मत रखना चाहता हूं। जब भी सुप्रीम कोर्ट से आशा की जाती है, पूरा देश सुप्रीम कोर्ट की तरफ नजर डालने लगता है, और उसमें भी व्यक्ति विशेष से, क्या चंद्रचूड़ है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो न्यायिक फैसला होगा, गुणदोष के आधार पर सही फैसला होगा। मैं इसको इस तरह से देखता हूं, सिर्फ एक संस्था से, लोकतंत्र की जो 4 स्तंभ हैं उनमें से सब कुछ अगर एक संस्था से ही अपेक्षित होगा तो इसका संतुलन गड़बड़ा जाएगा। चंडीगढ़ के मामले में मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या सचमुच में इतनी साफ गड़बड़ी के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाने की जरूरत थी? क्या वहां का स्थानीय प्रशासन, वहां का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कमिश्नर, नगर निगम कमिश्नर, वहां की अदालत, वहां का उच्च न्यायालय, ये सब लोग कोई फैसला नहीं कर सकते थे? तो मैं इसे कोई बहुत अच्छा संकेत नहीं मानता कि पूरा देश हर मसले पर अंतिम निराकरण के लिए सबसे ऊंची पायदान पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ ही देखने लगे और उसी से फैसला हो, तो बाकी का तंत्र, बाकी की पूरी प्रशासनिक व्यवस्था, बाकी की पूरी कार्यपालिका व्यवस्थापिका ये क्या करेगी? अगर ये कुछ भी नहीं करेंगे और हर मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ तक जाना पड़ेगा, तो कुल मिलाकर हमारा पूरा संवैधानिक ढांचा एक न एक दिन चरमराकर ढह जाएगा राजीव जी। इसलिए मैं इस फैसले के इस दूसरे पहलू की तरफ अपने दर्शकों का और आप सब विद्वान लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जी राजीव जी। कई लोग उस पहलू की तरफ भी इशारा कर ही रहे हैं कि कहीं ये ऐसा तो नहीं है कि छोटे इलेक्शन में और इस ढंग से फैसला दे के आपने दिखा दिया कि हाँ सब कुछ है, ट्रांसपेरेंसी है, पारदर्शिता है और फैसले भी उसी हिसाब से दिए जाते हैं, लेकिन बड़ा चुनाव है सामने। आप क्या कुछ देखते हैं प्रशांत टंडन जी? देखिए राजीव जी, बड़ा स्पष्ट है कि ये जो अनिल मसीह नाम के अधिकारी हैं, एक तो इससे बड़ा स्पष्ट संदेश पूरी ब्यूरोक्रेसी को चला गया है कि अगर आप कार्यकर्ता बन के काम करेंगे तो आप न केवल जेल की सलाखों में जाएंगे, आपका प्रोविडेंट फंड, नौकरी, भविष्य सब जाएगा। तो जितने ये अनिल मसीह बैठे हुए हैं ब्यूरोक्रेसी में,
इनको देख लेना चाहिए कि आज नहीं कल आपका भी यही हश्र होगा। और अनिल मसीह को तो उनके मसीहा भी बचा नहीं पाए, जिनके लिए वो काम कर रहे थे। जब वो नहीं रहेंगे तब क्या होगा, जो तमाम सारे अनिल मसीह सिस्टम में हैं। पहली बात। दूसरी बात कि देखिए, चुनाव की प्रक्रिया को, ये केवल चंडीगढ़ के मेयर की बात नहीं है, चुनाव की प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़े होते हैं, बहुत गंभीर सवाल खड़े होते हैं। देश की जनता को ईवीएम पर या ईवीएम के जरिए जो गिनती है उस पर जो है यकीन नहीं है। उसका आंसर बैलेट पेपर भी नहीं है। आप देखिए कि बैलेट पेपर के जरिए भी बिहार का चुनाव जो पोस्टल बैलेट थे वो कैसे जो है सवालों के घेरे में आया। तो सिस्टम उसका ये होना चाहिए कि जो वीवीपैट की पर्ची है वो मतदाता डाले और उसकी गिनती हो, मतदाता के हाथ में वो आए, बक्से के अंदर नहीं जाए। मुझे लगता है कि ये सलूशन ऐसा सलूशन है जो कि संभव है करना, क्योंकि आपके पास वीवीपैट है, पर्ची निकल रही है, मशीन से जुड़ी हुई है। मतदाता को अधिकार है कि उसने जिसको वोट दिया है उस मतदान की गिनती हो। यही संविधान का मैंडेट है चुनाव आयोग को कि फ्री एंड फेयर। पहली बात कि फ्री एंड फेयर नहीं हो रहा था क्योंकि आप एक पार्टी को आपने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए सुविधा दे रखी थी और उन्होंने हजारों करोड़ रुपए कमा लिया उससे। वो किसका पैसा है मुझे लगता नहीं कि पता चल पाएगा। तो ये जो सवाल खड़े हो रहे हैं डेमोक्रेसी को लेकर, ये बड़ी इस पे सुप्रीम कोर्ट को और इंस्टीट्यूशंस को ध्यान देना चाहिए। मुझे लगता है क्योंकि इलेक्शन के में दिन बड़े कम रह गए हैं, तो शायद ऐसा कुछ हो कि इस शंका का निवारण किया जाए। वरना इस इतने बड़े चुनाव को अगर आप हजारों लाखों हजारों अनिल मसीह के जरिए के सर पे छोड़ देंगे तो फिर चुनाव वैसे ही होगा जैसा चंडीगढ़ में हुआ। वो कैमरे के सामने हुआ, कैमरे के पीछे ही बहुत कुछ होता है। दूसरी बात कि जो सिख अधिकारी के साथ अभी आपने बताया जो बर्ताव हुआ कि उसकी पोशाक देखकर उसको खालिस्तानी कहा गया, उस पर पश्चिम बंगाल पुलिस कड़ा एक्शन लेने जा रही है। उन्होंने ट्वीट किया है और वो भी एक बड़ा मुद्दा आगे आने वाले दिनों बने, क्योंकि ये जो मीडिया है बीजेपी समर्थक, ये किसानों को भी यही कहता रहा है। ये 2 रुपए से ट्वीट लिखने वाले भी यही करते हैं कि सिखों को, किसानों को खालिस्तानी बोलते हैं। तो ये भी एक संदेश बीजेपी को आज गया है। राजीव जी, बिल्कुल ये संदेश गया है और बहुत इंपॉर्टेंट संदेश गया है। जब आप किसी को भी कुछ भी बोल दीजिए, आतंकवादी कहना छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और मैसेज क्या आप देना चाहते हैं संजय जी? क्या कुछ आप देख रहे हैं? और सवाल वही है कि क्या अब यहाँ से पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज होते हुए देखते हैं आप? सब होने के बावजूद जो 2 आदेश आए हैं, जो 2 आदेश ही नहीं और भी आदेश है, जैसे वो चंदा कोचर का भी मामला है। चंदा कोचर के मामले में कहा है अदालत ने कि बिना दिमाग अप्लाई किए उनकी गिरफ्तारी हुई। तो ये अब पता चल रहा है कि सरकार कैसे काम करती रही है या पिछले 10 साल उसने कैसे काम किया है। और मीडिया के नहीं छापने के बावजूद ये सब खबरें छापनी पड़ रही है अखबारों को। सरकार के खिलाफ नहीं छाप रहे थे, फिर भी छापनी पड़ रही। तो इससे लोगों को पता चल रहा है कि सरकार ने पिछले 10 साल क्या किया है। और अगर सरकार ऐसे ही काम करती रहती है और कि उसने सभी संवैधानिक संस्थाओं को लगभग पंगु बना दिया है और अपना काम करवा के इनाम देती रही है, मसीह जैसे अधिकारी सिस्टम में हैं, तो मुझे लगता है कि अगर बीजेपी पे प्रतिबंध लगा दिया जाए तो कोई अनुचित नहीं होगा और भाजपा पे प्रतिबंध लगाया ही जाना चाहिए। उसके बिना चुनाव निष्पक्ष हो पाएगा इसकी उम्मीद मुझे बहुत कम लगती है। फिर भी अगर प्रतिबंध नहीं लगाया जाए और उसके ईवीएम से ही चुनाव हो तो भी मुझे लगता है कि स्थितियां बहुत बदली हैं। और राहुल गांधी जिस ढंग से काम कर रहे हैं, जितने एग्रेसिव हैं, जिस ढंग से वो अपना यात्रा के दौरान लोगों को अपनी बात कम्युनिकेट कर रहे हैं, कन्वे कर रहे हैं, उससे मुझे लग रहा है कि स्थिति काफी बदली है और उसका रिजल्ट जरूर अलग आएगा। लेकिन
स्थितियां ऐसी नहीं हैं कि बीजेपी को हल्के में लिया जाए और उसको इस ढंग से चुनाव लड़ने के लिए दिया जाए। मतलब जब सिस्टम में इतने लोग हैं जो उसको सपोर्ट करते हैं, इस खतरनाक इस तरह से जोखिम उठाकर कि कैमरे के सामने अब, और नरेंद्र मोदी ने कैमरे के बारे में जो कहा और पीआईएल के बारे में जो कहा, तो उससे लगता है कि पूरी मिली भगत है। माने नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि कैमरे भी ना रहे और जो मसीह जैसे अधिकारी जो है सो मसीहा बने रहे। तो अगर ये व्यवस्था वो चाहते हैं और रहेंगे तो बना लेंगे, और सबको पता है कि अगर जीत जाएंगे तो बचा लेंगे, तो फिर निष्पक्ष चुनाव हो कैसे पाएगा? तो मुझे लगता नहीं है कि वो बहुत मुश्किल काम है। तो बैन लगना चाहिए, वो एक अपनी जगह है, लेकिन उसके बावजूद जो स्थितियां बनी हैं वो अनुकूल हैं, और मुझे लगता है कि लोग जो है अब समझ गए हैं काफी कुछ, और ये उसका असर दिखाई देगा रिजल्ट में। राजीव जी, क्लोजिंग कमेंट राहुल लाल जी, क्या इस ढंग से मतलब आज के रिजल्ट के बाद क्या पारदर्शिता की हम उम्मीद करें? चुनाव जो है वो ठीक ढंग से होगा इस देश में, इसकी उम्मीद की जाए? देखिए, संक्षेप में मैं बस 2-3 चीज़ों को रखूंगा। ये इस मामले में तो जरूर जो है कि देशवासियों की आंखें खुली हैं, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। उसके पहले भी हम लोगों ने लगातार चंडीगढ़ चुनाव में मसीह के वीडियो को वायरल होते हुए देखा, अलग अलग एंगल से देखा, तो लोगों के ध्यान बने हुए थे कि किस तरह से बीजेपी वोट को जो है कि वोट चोरी करती है। वोट चोरी का ये पूरा तंत्र एक तरह से कह दीजिए लाइव हो चुका था, और उसमें सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश लोगों के जागरूकता के लिए काफी आवश्यक है। लेकिन हाँ, हम लोगों को तमाम मामलों में सोचना पड़ेगा कि राहुल गांधी की अगर सदस्यता समाप्त होती है, उस समय तक गुजरात हाईकोर्ट का रवैया क्या था। इस प्रकरण में भी अगर हम लोग देखें तो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का रवैया क्या रहा। तो ये एक जरूर मामला गंभीर है कि ये मामले सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते हैं और वहां से निवारण होता है। स्वतंत्र और निष्पक्ष, ये दो ऐसे शब्द हैं जो हमारे पूरे लोकतंत्र की आधारशिला होते हैं, और उस आधारशिला पे हमले हो रहे हैं। देखिए, मैं इसमें एक ही चीज कहूंगा कि जब गुजरात के पहले इसके पहले के जो विधानसभा चुनाव हुए थे, उसी समय ये मांग काफी ज्यादा कांग्रेस की तरफ से उठी थी कि वीवीपैट के सभी पर्चियों की गिनती होनी चाहिए। आप क्यों सैंपलिंग में, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं, अलग अलग जगह से कुछ सैंपलिंग करके उसकी गिनती काफी है। अब समय आ चुका है, जो अभी प्रशांत जी ने कहा, कि एक तो वीवीपैट की पर्ची लोगों के हाथ में आए, उसकी पूरी गणना हो, और दूसरी चीज जो अभी आज जो वीडियो वायरल हुआ यहाँ का, जो हम लोगों ने पश्चिम बंगाल का वीडियो देखा, उसको देख के पिछले साल 31 अगस्त के वो चेतन सिंह का घटनाक्रम भी याद आ गया राजीव जी, कि प्रधानमंत्री जब वेशभूषा देख के इस प्रकार की टिप्पणी करते हैं तो देश में उसका दुष्प्रभाव किस रूप में होता है। आज एक पुलिस अधिकारी को भी खुलेआम भाजपा के लोग खालिस्तानी कह रहे हैं। ये इस देश के लोकतंत्र के लिए ये भी खतरनाक चीज है। इसके ऊपर भी सभी देशवासियों को सोचना पड़ेगा कि धर्म काफी निजी विषय होता है किसी भी व्यक्ति का, उसको निजी आस्था तक रहने दें। सार्वजनिक जीवन, सार्वजनिक नियम कानून, और सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा पुस्तक है संविधान, उसके हिसाब से संचालित होने दें। बिल्कुल बिल्कुल, संविधान सबसे बड़ी चीज है। हमारा देश चलेगा कैसे, वो संविधान बताता है। उस किताब को जो नहीं पढ़े हैं, पढ़ने की जरूरत है, और समझने की जरूरत उन राजनेताओं को भी है जो संविधान को किनारे रख के और काम करना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उसी संविधान के तहत जो न्यायपालिका है, उससे एक अच्छी खबर आई है, और उस खबर से कुछ उम्मीद की किरण जगती है, दिखाई देती है। और यहाँ से ये हम मान के चलें कि आने वाला चुनाव बहुत ही इम्पॉर्टेंट तो है ही, लेकिन मज़ेदार और रोचक होने जा रहा है। और उसमें जो सत्तारूढ़ दल है भाजपा, वो आगे क्या कुछ करती है, क्योंकि सब कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर डिपेंड करता है। 2019 के चुनाव को भी उन्होंने दूसरे ढंग से रंग दिया था, और क्या 2024 का चुनाव भी किसी और ढंग से रंगने की कोशिश हो रही है? 370 देखकर, फिल्म देखकर आप जम्मू कश्मीर की 5 सीटें और 1 लद्दाख की सीटें क्या ला पाएंगे? बाकी तो छोड़ दीजिए, ये एक बड़ा सवाल है। 6 सीट लद्दाख और जम्मू कश्मीर। राजीव जी, खाली एक लाइन में कहूंगा जी, कि जिस समय जम्मू कश्मीर का इन्होंने विभाजन किया वहां पे, और तमाम आरोप लगाए कि वहां की परिवारवादियों पार्टियों ने जम्मू कश्मीर को लूट लिया, तमाम संकेतक पे आप गुजरात से तुलना करेंगे तो अधिकांश संकेतक पे जम्मू कश्मीर उसी समय काफी आगे था। इनको तो ये जवाब देना चाहिए कि 2019 से लेकर अब तक इन्होंने जम्मू कश्मीर में क्या किया, उसको लेके अब कितने उद्योग जगत के लोग पहुंच गए, क्या कर दिया, उसको लेके अभी भी कोई हिसाब किताब नहीं दे रहे। 370 देखने की सलाह दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही है, लेकिन वो फिल्म अभी आई नहीं है। और जिस फिल्म का प्रचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, उसमें पहले से लग जाता है कि कुछ राजनीति है, इसलिए ऐसे भी समय कम होता है, तो वैसी फिल्मों को तो छोड़ ही देने में भलाई है। खैर दोस्तों, देखिए ना देखिए, दैट वो मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि हाँ, हमारा देश संविधान के तहत
अच्छे से चले, मजबूती से बढ़े आगे और चुनाव अच्छे से हो, निष्पक्ष हो। और जो कुछ आज हुआ है, जो घटना घटी थी चंडीगढ़ में और जो आज सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया है, ये शर्मनाक हरकत बीजेपी की तरफ से है, उस अधिकारी की तरफ से है और ये मानना होगा। बीजेपी इसीलिए यहां चुप्पी साधे हुए है। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं डॉक्टर राकेश पाठक जी, संजय कुमार सिंह साहब, प्रेम कुमार जी, प्रशांत टंडन जी, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, अमलेंदु उपाध्याय जी और हमारे यहाँ स्टूडियो में मौजूद हमारे साथी